हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ बेटा इन डेज 19 दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आप लोगों का स्टैंडर्ड जो है वो आसान है, यस एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में आता है और क्वेश्चन इसमें से बन जाता है बेटा 4 से 8 नंबर तक का। एंड इस स्टैंडर्ड को हम अपने पास अब रिवाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा, ये स्टैंडर्ड बताने क्या जा रहा है। तो बेटा ये स्टैंडर्ड हम लोगों को बताएगा कि क्या अकाउंटिंग करी जाती है उन सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, ठीक है ना, जो एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर को लग रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्ट जो बेनिफिट्स हमारे 102 शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर है, तो उसके लिए अलग से आपका इंडिया है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट वाली यहाँ पे बात नहीं है, तो उसके अलावा जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है वो स्टैंड के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। इस स्टैंड के पर्पस के लिए एम्प्लॉइज में इंक्लूड है बेटा डायरेक्टर्स और अदर मैनेजमेंट पर्सन, तो उनको भी कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसकी भी अकाउंटिंग यहीं से आपके पास गुवन होती है। अब सबसे पहले सवाल उठ के आता है, सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब क्या है। तो बेटा यहाँ स्टैंडर्ड में हमारे पास 4 प्रकार के एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कवर किया हुआ है। 4 प्रकार के एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्यों, इसलिए क्योंकि इनके अकाउंटिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, इनकी टर्मिनोलॉजी को हमने समझना है और स्टैंडर्ड का अब हम मेन पर्पस समझने की कोशिश करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड में कहता है, एक सिंपल सी बात करता हूँ, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है रुपेश, जिसे आपके पास काम पे रखा, अब उससे आप अपने पास सैलरी वगैरह तो ईयर की दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो काम कर रहा है ईयर 1 में, काम कर रहा है ईयर 1 में, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बेनिफिट्स है उसे आगे के सालों मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे होंगे जो ईयर 2 में मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे वो ईयर 2 से लेके जब तक वो रिटायर नहीं होता तब मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जब वो रिटायर होगा तब मिलेंगे, जब वो छोड़ के जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जब वो उसे निकाला जाएगा तब हो सकता है। तो हमने इसे ना 4 हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा है, प्लस ध्यान सुनो। एक है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक एक लाइन में बताता हूं फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, काम फर्स्ट ईयर में कर रहा है, काम ईयर करंट ईयर में कर रहा है, पर जो बेनिफिट मैं उसे अगले 1 साल में दूंगा ना, जो मैं उसे अगले 1 साल में दूंगा वो होते शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो होते शॉर्ट टर्म जो अगले 1 साल में देने हैं, ठीक है ना। पोस्ट इंप्लॉयमेंट को होते हैं जब रिटायरमेंट पे मिलेंगे जाके, जो कब मिलेंगे, रिटायरमेंट पर मिलेंगे, ठीक है ना। अदर लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, 1 साल के बाद रिटायरमेंट से पहले। अदर लॉन्ग टर्म कौन से, 1 साल के बाद रिटायरमेंट से पहले। और टर्मिनेशन होता है जब निकाला जाएगा, जब उसे टर्मिनेट किया जाता है। तो अलग अलग 4 प्रकार से बेनिफिट्स है, ठीक है ना। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं, आराम से प्यार से समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं बेटा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कौन से शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मैंने मतलब ही क्या समझाया था। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एम्प्लॉय ने काम किया ईयर 1 में, उसके लिए जो उसे बेनिफिट दिया जाना है वो जो ईयर 2 में दिया जाएगा अगले 12 महीने में, ठीक है ना, वो कहलाया जाता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन ऑब्वियसली टर्मिनेशन, टर्मिनेशन की बात अलग होती है, ठीक है ना, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जिसमें एम्प्लॉय ने सर्विस करी। तो जिस साल उसने सर्विस रेंडर करी उसके अगले 1 साल के अंदर, उसके अगले 12 महीने के अंदर में जो उसे बेनिफिट दिया जाएगा वो होता है आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, वेजेस सैलरीज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस हो गया, लीव कंपनसेशन वगैरह हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हमारा लीव कंपनसेशन वाला आता है, डिस्कस हम सारे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है बेटा वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज जो आप सैलरी वगैरह दे रहे हो, होता क्या है, आप सैलरी के अंदर में क्या एंट्री डलती है, बेसिक बचपन सीखते हैं। जो सैलरी आपकी करंट ईयर में अक्रू होगी और करंट ईयर में पे होगी तो आपका सिंपल एंट्री होती है सैलरी टू बैंक। अब मान लो एम्प्लॉय जो है अपने पास में 12 महीने की आपके पास में उसकी सैलरी 12 लाख है, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से, 11 महीने उसने पेमेंट कर दी, अप्रैल टू फेब की पेमेंट उसने काम भी कर दी पेमेंट भी कर दी, तुम्हारी एंट्री है तो 11 लाख की डलेगी ना करंट ईयर में। भाई जिसकी तो पेमेंट करी थी उसकी तो एंट्री सैलरी टू बैंक है, कहाँ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, पीएनएल में, ठीक है ना, सैलरी का खर्चा। अच्छा, जो सैलरी अक्रू होगी पर पे नहीं करी, मार्च की काम कर दिया पर पेमेंट नहीं करी, तो उसके लिए हम अपने पास में क्या करेंगे, अक्रूवल के हिसाब से प्रोविजन बना देंगे। तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग वो लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, कितने की, 1 महीने की कितनी होगी, 1 लाख, 1 महीने कितनी होगी, 1 लाख। और जब आप पे करोगे अगले साल जाके तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक। अच्छा, जो सैलरी एडवांस में दे दी, अब मान लिया अगले साल की हमने इस साल में दे दी, अप्रैल मई की अगले साल की दे दी, तो आप प्रीपेड सैलरी टू बैंक डाल दोगे जो अगले साल की 2 महीनों की करंट ईयर में थी, तो प्रीपेड कहला दी जाती है। और अगले साल जाके एंट्री क्या डल जाएगी, सैलरी टू प्रीपेड सैलरी, वो अगले साल खर्चा बुक होगा, इस साल थोड़ा ना होगा, इस साल तो सिर्फ पेमेंट करिए इन एडवांस, ठीक है ना। एक्रूवल के हिसाब से कॉन्सेप्ट चलता है, बेसिक बच्चों वाली एंट्रीज है, ठीक है ना। अच्छा, एक ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को हम अनडिस्काउंटेड मेजर पे देते हैं, अनडिस्काउंटेड बेसिस, बेटा इनकी कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगले 12 महीने के अंदर इनकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली जाती, इनकी कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगला कौन सा आता है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। ना प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस में क्या होता है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं एम्प्लॉय को कि आप काम करो, अब आपको हम क्या मिलेंगे, बोनस मिलेगा। बोनस क्या होते हैं, जनरली अप्रेजल वाले बोनस होते हैं, ठीक है ना। काफी बार क्या होता है कि आप अच्छा काम करोगे, कंपनी को ढेर सारा प्रॉफिट होगा, ढेर सारा प्रॉफिट होगा, तो हम आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट का भी कुछ परसेंटेज शेयर कर देंगे, आपके प्रॉफिट का भी कुछ परसेंट शेयर कर देंगे एज अ टाइप ऑफ बोनस। तो वो आपके कहने जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब रिकॉग्नाइज, जब एंटिटी की प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट्स करती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और उसका रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है।
जब ऑब्लिगेशन है, सिंपल सी बात है, हम इंडेक्स 37 में भी ये पढ़ते हैं कि प्रोविजन कब बनाई जाती है, जब आपकी ऑब्लिगेशन है, लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है और उसको एस्टिमेट करा जा सकता है। जब बोनस बेटा एक्रू होगा, बोनस एक्रू होगा तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ईयर 1 में ही हमने तो बोल दिया ना कि आपको आप काम करें, काम तो ईयर 1 में कर रहे हैं, बोनस उसे अगले साल देंगे, काम ईयर 1 में कर रहे हैं जिसके से प्रॉफिट करंट ईयर में आएगा, तो एक्रू करंट ईयर में हो रहा है, तो एंट्री करंट ईयर में डलेगी, बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस, बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस लेवल एबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब पे करोगे अगले साल तो प्रोविजन फॉर बोनस टू बैंक। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी याद रखनी है, अगर वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स होता है ना, अगर वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स होता है तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट क्या आता है, हमारे पास में बेटा मान लीजिए एंटिटी बोलती है कि हम अपनी तरफ से 5% ऑफ प्रॉफिट्स अनाउंस कर रखा है कि हम प्रॉफिट्स का 5% बोनस के तौर पर बांटेंगे, बट हमें ना ईयर एंड पे जाके जब हम एंट्री डालने लगे तो हमें लग रहा है ऐसे इंप्लॉइज ने कुछ छोड़ के वगैरह गए थे, तो हमारी तरफ से जो पे आउट होगा ना, वो मान लीजिए हमारी एक्सपेक्टेशन है 4% ही हमारा जाएगा। मतलब हमने ईयर फर्स्ट डे पे तो ये अनाउंस किया कि हमारी तरफ से जो बोनस है वो प्रॉफिट्स का 5% दिया जाएगा, ठीक है ना, बट कुछ इंप्लॉइज मान लीजिए छोड़ के चले गए साल के बीच में, तो दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू दैट बोनस। तो हमें ईयर एंड पे लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं 4% का ही करूंगा, तो मैं प्रोविजन कितने की बनाऊंगा, सर प्रोविजन ऑब्वियसली उतने की बनाएगी जितना मेरा एक्सपेक्टेड पे आउट है, जिसका मैं एस्टिमेट अनुमान लगा पा रहा हूँ ना, तो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड पे आउट कितना है 4%, तो मैं प्रोविजन 4% की बनाऊंगा, जब ये एंट्री डालूंगा तो 4% ऑफ प्रॉफिट्स की ही बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट, आपके पास एट टाइम्स एन एंटिटी मे डिक्लेयर अ बोनस थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जैसे हमने बोला है तो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो बेटा वेयर द एम्प्लॉइज को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और एज अ बोनस, अगर वो कंडीशंस पूरी करेंगे, टिके रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट होगा, सारी कंडीशंस जो भी है फुलफिल होने पे। इन दिस केस जो बोनस शेयर इन प्रॉफिट है बेटा, वो एम्प्लॉइज को जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होता है, सर प्रॉफिट जितना कमाया इनटू एक्सपेक्टेड पे आउट, जो मैंने आपको बोला कितना एक्सपेक्टेड पे आउट है। और एक चीज और बेटा, ये काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, ये डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड नहीं है, दे आर नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, दे आर नॉट एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, कि आप बोलेंगे अच्छा ये तो डिविडेंड हो गया, नहीं, ये एम्प्लॉई है, ये मुलाजिम है कंपनी के, उसके बेस पे इन्हें दिया सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज दार है, बट दैट डज नॉट मीन कि डिविडेंड होगा। डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो डिविडेंड नहीं है। अगली चीज आती है बेटा हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज लीव कंपनसेशन, जिसे हम शॉर्ट टर्म कंपनसेटिंग एब्सेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम उसे साल में अलग अलग प्रकार की छुट्टियां भी देते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर जनरली प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स लाइक कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव वगैरह होती है। एम्प्लॉयर मे कंपनसेट एन एम्प्लॉय फॉर द एब्सेंसेस। अब जो छुट्टियां हैं बेटा जो उसे दी गई है, मान लीजिए उसने कोई छुट्टियां अपने पास अवेल नहीं करी, मैं पूरी अकाउंटिंग अभी विद एग्जांपल सिखाऊंगा, उसने कोई छुट्टियां अवेल नहीं करी, अब जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं करी, अगर वो अगले साल जाके कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अगर वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, जिसके बदले उसे कैश दिया जाएगा, वो छुट्टी के बदले छुट्टी लेगा, तो हम उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो जो छुट्टियां बची रहेगी, भाई काम तो करंट ईयर में किया, उसी साल में छुट्टी आपके पास कमाई ना, एक्रू हुई, अर्न हुई, तो हमारी अकाउंटिंग करेंगे हम करंट ईयर में, बट हम देखेंगे कौन से प्रकार की छुट्टियां और उसकी क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। तो बेटा इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस, एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस का मतलब ये होता है कि जहां पर में जो छुट्टी उसकी यहां पे बची रह गई वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, जिसके बदले या तो मैं उसे कैश दूंगा, या मैं छुट्टी के बदले छुट्टी दे दूंगा, मतलब वो अगले साल वो ज्यादा छुट्टियां ले पाएगा, पर वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है, तो उसकी हमने अकाउंटिंग करनी है। दीज लीव्स अगर अनयूटिलाइज रहेगी, अगर छुट्टी आपने यूटिलाइज नहीं करी तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले साल। इसे डिवाइड किया गया दो में, एक होती है वेस्टिंग, एक होती है नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग वो होगी बेटा जहां कैश मिलेगा उसे, जहां कैश मिलेगा, और नॉन वेस्टिंग होगी जहां उसे एक्सेस छुट्टी मिलेगी, मतलब इस साल 5 छुट्टियां बची रहेगी, अगले साल आप 5 छुट्टी फालतू ले सकते हो क्योंकि आपने इस साल यूज नहीं करी। वेस्टिंग में क्या होगा, अगले साल उसे उसका कैश मिल जाएगा। अच्छा, इसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे, अभी बताता हूं। एक होती है नॉन एक्यूमुलेटिंग बेटा, नॉन एक्यूमुलेटिंग आपकी 10 छुट्टियां थी, आपने अपने पास में अवेल इस साल नहीं करी ना, अगले साल लैप्स आपकी खत्म होगी, अब कुछ नहीं होना, मतलब ना आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो ना आपको कैश मिलेगा, कुछ नहीं है, तो वो आपकी एक्यूमुलेट नहीं हो रही। अगर इनयूटिलाइज है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगी ना, जब कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती तो नो काउंटिंग, वो है नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे पहले एक जनरल है फिर मैं आगे डिटेल में जाता हूँ। मान लो सैलरी है 45 लाख पर एनम, 300 दिन काम हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास में लीव्स अलाउ कर रहे हैं हम 25, लेट से 25 लीव्स अलाउ करते हैं पूरे साल में, अवेल करी 10 और बची रह गई 15, 10 तो अवेल ही कर ली, 10 तो छुट्टी उसने ले ली, 15 बची रह गई, भाई कमाई तो इस साल में है ना, एक्रू तो इस साल हो रही है। अब देखो 45 लाख की एंट्री तो ऑलरेडी डल चुकी है सैलरी टू बैंक, अब सैलरी 45 लाख की कितने दिन के में दे रहे, 300 दिन पे, तो पर डे सैलरी एक बार आ गई। अब ये जो बेटा आपके पास में 15 अनअवेल्ड छुट्टियां हैं, ये कौन से प्रकार की है, अगर ये एक्यूमुलेटिंग है, मतलब अगर इसका कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसकी अकाउंटिंग होगी,
अगर ये आपकी नॉन एक्यूमुलेटिंग है, इनका कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, ठीक है ना, अनअवेल लीव्स लैप्स हो जाती है, लाइक कैजुअल लीव वगैरह लैप्स हो जाती है, तो अनअवेल लीव्स लैप्स हो जाती है, तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो उसकी तो कुछ अकाउंटिंग नहीं करनी, बस जो एंट्री है डली है यही है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें जहां एक्यूमुलेट हो रही है। अब एक्यूमुलेट के अंदर बेटा दो प्रकार की मैंने बोली थी आपको, कौन कौन सी होती है, एक होती है वेस्टिंग, एक होती है नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है कि जो छुट्टी तुमने अपने पास में इस साल अवेल नहीं करी, उसके बदले तुम्हें अगले साल क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा भाई, कैश मिल जाएगा, तुम्हें कैश मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैश कंपनसेशन फॉर द अनअवेल लीव। तो हम क्या करेंगे बेटा, बस ध्यान रखना है छुट्टी किस साल की है, पेमेंट कब हो रही है उससे फर्क नहीं है, क्रू कब हुई, काम किस साल क्या है सर, ईयर 1 में, तो आप क्या उस साल की छुट्टी है ना जो अनवेल्ड और अगले साल कैरी, तो क्या ईयर 1 में एंट्री डालेगी। तो हम पहले साल में ही बेटा एंट्री डालेंगे, कितने दिन की छुट्टी अनवेल्ड थी 15, और पर डे के आपका कितनी सैलरी बन रही है 15,000, तो हमारी एंट्री डलेगी लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, उतने की एंट्री डल जाएगी 15,000 इंटू 15 के हिसाब से, 15,000 टू 15 के हिसाब से। अब नेक्स्ट ईयर, लेट से नेक्स्ट ईयर आया, अब अगले साल बेटा हमारी छुट्टियां हम 25 देते हैं, मैं अगले साल 25 छुट्टियां थी, वो उसने सारे वेल कर ली, मान लो अगले साल पेंडिंग नहीं थी, ताकि मैं थोड़ा सा क्लोज कर सकूं पार्ट को, नहीं तो वो रनिंग सर्कल में चलता रहेगा, वो उसने सारी वेल कर ली, मतलब उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। और जो ये 15 छुट्टियां पिछले साल की आ रही थी, इसके बदले मैंने उसे कैश दे दिया, तो देखो वो तो पेमेंट कर दी प्रोविजन की, तो ये जो प्रोविजन है ये तो पे हो गई, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक, और जो अगले साल सैलरी दूंगा वो सैलरी टू बैंक भी आ जाएगा 45 लाख, वो तो वही मेरी सैलरी, ठीक है ना, जो आपकी बारी थी 45 लाख की। अगले साल मैं फिर से नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारी अवेल कर ली, तो मेरे को ना रनिंग सर्कल चल रहा है भाई, अगले साल फिर से 10-12 रहेगी, फिर प्रोविजन बनाओगे, पर मैं एक बार के लिए ईयर 1 के एंगल से बता रहा था, ईयर 2 में क्या ट्रीटमेंट होगी। ईयर 1 में प्रोविजन बनेगी, प्रोविजन कब बनेगी, जिस साल छुट्टी आपकी अनयूटिलाइज है उस साल प्रोविजन बनाई जाएगी। आपकी कैश कंपनसेशन बड़ी सिंपल बात है, टोटल छुट्टियां कितनी बची रहेगी इनटू आपकी सैलरी पर डे के हिसाब से कितना है, तो यहां पर मैं एंट्री क्या रही है बेटा, वेस्टिंग वाली कौन सी, कैश, जब छुट्टियां एक्रू हुई, जब अर्न हुई, जिस साल की है, ठीक है ना, एक्रू हो रही है, तो एंट्री कर लीव कंपनसेशन जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, वो मेरी लायबिलिटी में दिख जाएगा। टोटल कितने एम्प्लॉइज है, टोटल नंबर ऑफ अनयूज लीव्स कितनी है, इनटू सैलरी पर डे कितना है, और जब पेमेंट हो गया अगले साल, सिंपल प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक, तो आपने प्रोवाइड फॉर किया, अगले साल पे कर दिया, इजी। अगले वाला देखते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग, थोड़ा सा अपने पास सॉरी आपके पास में जो है नॉन वेस्टिंग, वेस्टिंग में कैश दे रहे, नॉन वेस्टिंग में कैश नहीं दे रहे। अब यहां ध्यान सुनो, ये छुट्टियां जो 15 बची रह गई थी, हम कह रहे तुम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओ, पर इसके बदले में तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हो। तो बेटा एक्स्ट्रा छुट्टी तो तुम ले ही सकते हो ना भाई, उसके मैं तुम्हारे पैसे तो काटूंगा नहीं, तो इस ईयर में मैं अपने पास में उसका जो अमाउंट है उसकी प्रोविजन बनाऊंगा, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग होने जा रही, इधर दो चाहे मैं पैसा नहीं दे रहा, बट तुम एक्स्ट्रा छुट्टी तो लोगे ना, और मैं उसके अपने पास में जो है अल्टीमेटम तनख्वाह तो ना काट रहे, तो आपके पास में नो कैश कंपनसेशन एक्सेस लीव्स कैन बी टेकन नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर मैं 31 मार्च को बेटा एंट्री डलेगी, वैसे ही लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन अमाउंट वैसे ही आ जाएगा, तो प्रोविजन बिल्कुल वैसे ही बननी है, प्रोविजन बिल्कुल वैसे ही बननी है उन 15 की। नौ अगले साल जाके, अब मजे की बात है, क्या अगले साल की 25 छुट्टियां अलाउड, यस 25 छुट्टियां अगले साल की अलाउड है, और पिछले साल से 15 उठ के आ रही है, तो लास्ट ईयर की 15 उठ के आई, करंट ईयर की 25 है, मान लो 40 छुट्टियां होंगी, उसने सारी ले ली, टू कीप मतलब सेकंड ईयर में क्लोज करने के लिए मैं बोलता हूँ उसने 40 की 40 छुट्टियां ले ली, 15 जो पिछले साल से उठ के आई और 25 साल की 40 अवेल कर ली। अब एंट्री क्या डालेगी, अब एंट्री क्या डालेगी बेटा, क्या यहाँ प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन बैंक में सेपरेटली दे रहा हूँ, सैलरी अलग दे रहा हूँ, नहीं, बस ये ध्यान रखना, इसके बदले यहाँ पे फर्क है, यहाँ एंट्री आएगी सैलरी, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन रिवर्स हो जाएगा टू बैंक, मैं एक्चुअली मैं पे उसे 45 लाख ही करूंगा, मैं उसको कोई प्रोविजन फॉर लीव कंपनी अलग तो दिन देना। अब इसी के अंदर में जो पिछले साल की थी प्रोविजन वो रिवर्स हो गई, और सैलरी कम से डेबिट हो जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर होगी, अरे कम से क्यों हुआ, सैलरी तो 45 लाख थी, बस यही पॉइंट समझने वाला है यहाँ पर एंट्री के समय एक बार, और हमारी एंट्री तो ये पेमेंट के एंगल से हो रही है, क्यों बेटा प्लीज समझने की कोशिश करना, अगर मेरी ये पिछले साल से उठ के ना आती 15 छुट्टियां, तो यानी कि अगर उसने 40 छुट्टियां ली, तो क्या मैं 15 दिन की तनख्वाह काटता, सर काटते जरूर, बस ये वही हो रहा है, तो अगले साल ऑब्वियसली उसने कम, एक्चुअली में अगले साल के हिसाब से तो कम वर्किंग डेज काम किया ना, तो अगले साल के एंगल से देखूं तो अगले साल तो सैलरी का खर्चा कम से ही होगा ना, लॉजिक समझ रहे हो बात का। तो आपके पास जो उसने एक्स्ट्रा छुट्टियां मारी वो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड आई थी, वो पिछले साल खर्चा रिकॉर्ड हो गया था उसका, तो इसी वजह से हमारा सैलरी का खर्चा जो डेबिट हो रहा है वो कम से हो रहा है। इफ अनअवेल लीव्स कैरी फॉरवर्ड ना होती, ना हो क्या आती, तो भाई फिर तो लेस सैलरी देते ना, वही तो हो रहा है, एक्चुअली में जब उसे पूरी सैलरी दे रहे हो वो इसीलिए दे रहे हो क्योंकि पिछले साल की छुट्टियां हुई है वो रिवर्स हो रही है, ठीक है ना, वो यूटिलाइज करिए उसने।
अदरवाइज तो उसके हम तनख्वाह काटते ना, इसीलिए आपने अगले साल तो उसने एक्चुअली में अगले साल के एंगल देखो तो कम दिन काम किया ना, तो यहाँ पे इसलिए वो आ रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पे एंट्री क्या बनी, नॉन वेस्टिंग में बेटा नो कैश, जब लीव एक्रू हो रही है लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, सिंपल है। अच्छा यहाँ पे ना क्योंकि छुट्टियां लेने की बात होगी, देखो यहाँ तो कैश है तो जितनी बड़ी हम बोलते हैं कैश तो सारी लेंगे भाई, कैश तो देंगे कोई बंदा है तो ना कहेगा कैश मत दो, बट यहाँ पे क्या है, छुट्टियां अगले साल जा रही है, तो हम यहाँ पे ना एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं कि जो अगले साल उस छुट्टी को अवेल करेंगे, हमें क्या लगता है कितनी छुट्टियां अगले साल अवेल होगी, उसके हिसाब से हम प्रोविजन बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज द अनयूज्ड लीव इनटू नंबर ऑफ अनयूज्ड लीव्स एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज, हमें क्या लगता है कितने एम्प्लॉइज अवेल करेंगे और कितनी छुट्टियां अवेल करेंगे इनटू सैलरी पर डे, हम उसकी प्रोविजन आएंगे, जिसका भी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, क्वेश्चन 5 जो है, ठीक है ना। और अगले साल जब सैलरी दोगे, अगले साल की प्रीवियस लेवलिटी एडजस्ट होगी, तो वही एंट्री है, सैलरी बैलेंस फिगर प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन जो लास्ट ईयर की थी टू बैंक आपका सैलरी का अमाउंट, ठीक है ना, तो हमारी एंट्री डल जाती है नेक्स्ट ईयर। नाउ इसी से रिलेटेड अभी क्या मैं क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से और क्लैरिटी मिलेगी, वैसे तो मैंने विद वैल्यूज ही लिया था पर फिर भी क्या है क्वेश्चन भी कराता हूँ। मिस्टर निरंजन वर्क कर रहा है मेरा इन्फोटेक के लिए, पर्टिकुलर्स दे रखे, ये पहला साल है अगला साल है, एनुअल सैलरी 30 लाख है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 है, लीव्स 10 अलाउड करी हुई है दोनों साल में, ली कितनी 7, तो 3 कह रही कि अनयूटिलाइज, 3 कह रही कि अनयूटिलाइज, दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एज्यूम करते हैं निरंजन विल अवेल द अनयूटिलाइज लीव्स ऑफ 3 days इन 1-2, वो कहता है कि वो अपने पास में जो 3 छुट्टियां रह गई इस साल की बची वो अगले साल अवेल कर लेगा, भैया अवेल कर लेगा तो ये नॉन वेस्टिंग वाली है, ठीक है ना। कंटेंट करता है कि उसने रिकॉर्ड किया 30 लाख की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दोनों सालों में, स्टेटिंग की लीव्स इन एनी केस यूटिलाइज तो हो ही जाएगी, कमेंट करो जो ट्रीटमेंट उसने करा और एंट्री डाल दो। देखो ना 3 छुट्टी जो अपने पास जा रही है तभी तो उसने अगले साल 13 ली, 10 उस साल की 3 पिछले साल की, तो वो क्लोज करा जिसमें मैंने क्वेश्चन लिया था। अब ये कौन सी वाली है, नॉन वेस्टिंग वाली, तो बेटा जो 30 लाख है उसकी तो एंट्री नॉर्मल ही है, आपका सैलरी टू बैंक वो तो डल ही चुकी थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, और पर डे हमारी सैलरी कितने 300 वर्किंग डेज के हिसाब से 10,000। अब जो 3 छुट्टियां बची रह गई थी और जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रही है इसकी काउंटिंग हम फर्स्ट ईयर में करेंगे, क्या डालेंगे सर, लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, कितना बेटा 10,000 इंटू 3, लीव एक्रू इसी साल में हो रही है, अर्न इसी साल करी गई है, तो 30,000 की प्रोविजन करंट ईयर में बनेगी, ठीक है ना। तो टोटल खर्चा कितना बुक हुआ 30 लाख जो पे किया और 30,000 जो लीव का है। अगले साल जाके क्या होगा सर, अगले साल जाके आपके पास में जो है पेमेंट तो 30 लाख ही हो रही है टू बैंक, जो प्रोविजन है वो रिवर्स होगी 30,000 से, और बाकी सैलरी में आ गया 2970, सैलरी में आ गया, ठीक है ना। तो कंपनी का ओपिनियन गलत ही था, तो एक्सपेंस अगले साल का 2970 है। सर 2970 क्यों हो गया बेटा, प्लीज समझो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो 3 छुट्टियां अवेल ना होके आती तो हम तो अगले साल सैलरी कम देते ना, तो अगले साल की जो सैलरी है वो तो 3 दिन के हिसाब से कम होके इतनी बन गई ना, इसीलिए आपके पास वो कम आया था, बैलेंस भी कराया था, ठीक है ना, वो तो पिछले साल की छुट्टियां हो गया इसलिए उसको पूरे अपने पास में 30 लाख मिल रहे, ठीक है। अच्छा जी, इसी में एक और आपके साथ है, मान लो क्वेश्चन 2 में एज्यूम सेम इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एज्यूम करते हैं कि निरंजन सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी अवेल करेगा अगले साल, इकट्ठी 3 हुई थी, बची 3 थी, पर हमें लगता नहीं अगले साल तो 2 ही छुट्टी अवेल करेगा, 2 ही अवेल करेगा, ठीक है ना। हॉवेवर अगले साल जाके उसने एक्चुअल में तीनों अवेल कर ली, ओ भाई साहब, उम्मीद करी 2 करेगा पास्ट एक्सपीरियंस पे, पर अगले बार कर 3 ली, भाई है तो 3 ही, इकट्ठी हो गई तो 3 ही जा रही है, हमें लग रहा था 2 करेगा, तो अब इसमें ध्यान सुनो, हम हमेशा क्या बोलते हैं अनुमान लगाते हैं, तो हमने एस्टिमेट लगाया था 2 करेगा वो भी, तो मैं प्रोविजन तो 2 की बनाऊंगा, तो मैं पेमेंट जो करी 30 लाख करी, प्रोविजन जो बनाऊंगा अब 2 की बनाऊंगा, 2 की बनाऊंगा, 3 की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो 2 ही छुट्टी अवेल करेगा, तो आपके पास 2 की ही प्रोविजन बनेगी यहाँ पर में, तो टोटल खर्चा पहले साल इतना हो गया। अब जब मैं अगले साल जाऊंगा ध्यान सुनना, अब इसमें करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप सीधा वही एंट्री डालो जैसे सीख रहे थे, प्रोविजन आपके पास में 20 से ही रिवर्स होगी, पेमेंट 30 कर रहे हो और आपका बाकी सैलरी में आ गया बैलेंस फिगर, अप्रोच वही है, प्रोविजन सीधा रिवर्स होकर पे हो रही है, वो तो पेमेंट में ही चलेगी नॉट मनी। या दूसरा आप तो बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, उसने तो 3 छुट्टी लिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अरे भाई ध्यान सुनो, अगर तुम अपने पास चेंज इन एस्टिमेट के हिसाब से बात वैसे भी करते हो, इंडेक्स 8 हमारे पास बात करता है, तो उसमें एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपके पास बेटा आप क्या बोलोगे, पहले अपने एस्टिमेट को ठीक करोगे, तो आपने 2 छुट्टियों की प्रोविजन बनाई थी, 2 की बनाई थी, आप 1 की और बना दो, तो अब खर्चा डालो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन, फिर आप अपनी वही एंट्री डाल दो जो डालते हो 2970 30 30 लाख, तो मुझे बताओ इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करोगे बनी तो यही एंट्री ना, बनी तो यही एंट्री, क्योंकि वो आप अगले साल जाके कर रहे हो ना प्रोविजन को भी ठीक, तो 10,000 ये आ जाएगा, 2970 आया तो 2980 हो गया ना, क्योंकि पेमेंट 30 कर रहे हो, लास्ट ईयर प्रोविजन 20 बनाई थी, लास्ट ईयर प्रोविजन 20 बनाई थी,
पेमेंट 30 कर रहे हो तो खर्चा तो अगले साल 29 जाएगा ना। अनुमान पे लगा रहे हो, उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो अगले साल जाकर ऑटोमेटिकली इफेक्ट में आपके पास चेंज इन एस्टिमेट आ गया ना। तो आप दो एंट्री डालने डाल सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप एक ही डालो और वो आसान है डालनी, वो आसान है डालनी, ठीक है ना। बस ध्यान क्या रखना है, प्रोविजन उस पर बनेगी जितना आप एस्टिमेट कर रहे हो कि कितने वो अवेल करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन बेटा, यहां पर ध्यान सुनना, यहां दोनों के बारे में आ रही है, क्वेश्चन 5 है। 100 एम्प्लॉइज है, इंटाइटल 10 वर्किंग डेज ऑफ द पेड सिक लीव फॉर ईच ईयर, इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए। सिक लीव फर्स्ट टेकन आउट ऑफ द करंट ईयर इंटाइटलमेंट होते हैं, देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो जब आप अवेल करते हो तो पहले उस साल की करते हो इंटाइटलमेंट, फिर जो पिछले साल से बची आती है वो लेते हो। ईयर एंड पे एवरेज अनयूज इंटाइटलमेंट 2 डेज है पर एम्प्लॉय। बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ 20% एम्प्लॉइज ही यूज करेंगे 1 डे की फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड और सैलरी पर डे इतनी है। अब ध्यान सुनना, जो सवाल है वो कह रहा है आपने खर्चा बताना है, अगर ये एज्यूम टू वेस्टेड, वेस्टेड में क्या कैश देना है भाई, कैश। बेटा कैश में तो सिंपल है, जितनी छुट्टी इकट्ठी होकर जा रही है सबकी टोटल, तो कैश तो पूरे देंगे। वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं, कितने एम्प्लॉइज है 100, कितनी छुट्टी इकट्ठी हो रही है सर 2 पर एम्प्लॉय, और कितने रुपए देने पर डे की सैलरी आपके पास 2500, तो टोटल खर्चा आ गया। इनमें तो कैश देना है, कैश नगद, तो पूरे का आएगा। जैसे ही नॉन वेस्टिंग में आते हो ना, जैसे ही नॉन वेस्टिंग में आते हो वहां एक्सपेक्टेड को ध्यान करना है कि आपको क्या लगता है कितने एम्प्लॉयज करेंगे, कितनी छुट्टियां आपके पास लेंगे। तो बेटा है तो हमारे 100 एम्प्लॉयज, पर हमें लगता है सिर्फ 20% ही अवेल करेंगे, और वो भी 2 नहीं 1 छुट्टी। तो जब आपने एम्प्लॉयज लेने हैं आपके पास में 100 नहीं लेने, 100 का 20% करना है, इतने एम्प्लॉयज ही छुट्टी लेंगे अगले साल। और फिर 2 छुट्टी नहीं, 1 ही छुट्टी लेनी है, तो मैंने लिख के काटा हुआ 2 को, 2 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमें लगता है टोटल एम्प्लॉयज के सिर्फ 20% एम्प्लॉयज ही अगले साल जाके छुट्टी लेंगे, और वो भी सिर्फ 1 ही छुट्टी ले पाएंगे, 2 नहीं ले पाएंगे, इंटू सैलरी पर डे, तो ये खर्चा आएगा। इसमें कैश नहीं देना, लीव एक्स्ट्रा मिलती है, कैश तो ना देना है, इसके बदले छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है। तो इसमें एक्सपेक्टेशन आते हैं, तभी यहाँ पे वो पूरा लिखा हो मैंने, ठीक है ना, नॉन वेस्टिंग में। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एसर लिमिटेड के पास 350 एम्प्लॉइज है, सेम एज अ ईयर है, पिछले साल भी थे। एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट ऑब्जर्व्ड है पिछले 10 साल से 6% पर एनम, इसका मतलब है 6% एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं, 6% नए भर्ती हो जाते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट दे रहे हैं जो अपने एम्प्लॉइज को, पेड वेकेशन 10 डेज पर ईयर दिए जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, हम 10 दिन की छुट्टी दे रहे पेड। कंपनसेशन फॉर पेड वेकेशन इज 100% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी, और न्यू वेकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए। 31 मार्च 1 को अनयूज वेकेशन कैरी फॉरवर्ड होकर आई थी आपके पास में 3 डेज पर एम्प्लॉय। एवरेज सैलरी है 15,000 पर डे, और एक्रूड खर्चा अनयूज वेकेशन का जो उससे पिछले साल था वो था 65 लाख, ठीक है ना, जो उस साल के एंड पे आपके पास 65 लाख का हमारा खर्चा बुक हो चुका है, पिछले साल बना चुका हूँ। अगले साल में एम्प्लॉयज ने 9 दिन की छुट्टी ली, जो आपके पास में इंक्रीज सैलरी कितने से हो रही है 10% से, तो जो आपकी सैलरी पिछले साल थी ना पर डे 15,000 थी, अब आपकी 10% बढ़ गई है। कह रहे हैं कितना लायबिलिटी और एक्सपेंस दिखाएंगे अगले साल में, और जनरल एंट्री क्या डालेगी। हमें ना अगले साल की जब बात करने थोड़ा सा ध्यान सुनना, उन एम्प्लॉयज़ की ना आपके पास बेटा जो हम बात करेंगे, इसमें 2 कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ थे। लास्ट ईयर हमारे 350 एम्प्लॉयज़ थे जो आ रहे थे, हमारा एट्रिशन रेट 6% है, तो 6% के हिसाब से हमारे पास बेटा जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ना अगले साल, जो जा रहे हो और अगले साल पूरे साल काम कर रहे हो, 94% करेंगे, 6% कम हो गए ना। 329 एम्प्लॉयज़ है, ये वो एम्प्लॉयज़ है जो पिछले साल से उठ के आ रहे थे, जो अगले साल भी काम कर रहे हैं। अब इनकी कुछ छुट्टियां पिछले साल से उठ के आई थी, इनकी 3 छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही थी, 3 कैरी फॉरवर्ड होकर आई पर डे एम्प्लॉयज़, मतलब छुट्टी पर एम्प्लॉय। 10 इनको उस साल की अवेल हुई, मतलब जो इंटाइटलमेंट, और 9 इन्होंने अवेल करी थी, 9 इन्होंने अवेल करी, तो एक्चुअली में इनकी 4 डेज पर एम्प्लॉय आपकी छुट्टी बनती है जो बैलेंस है। अब हम फीफो एज्यूम कर रहे हैं अपने पास में, तो उसके हिसाब से आज बात आ गई कि एज्यूम आपके पास लीव्स अवेल जो हो रही है वो उसके हिसाब से आपके पास पहले कौन सी अवेल हो रही है, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने की प्रोविजन बनाई जाएगी, प्लीज समझें, कितने की प्रोविजन बनाई जाएगी। तो कितनी छुट्टियां होगी सर, 329 इंटू 4, क्योंकि 329 एम्प्लॉई तो हर एम्प्लॉय की 4 डेज पर एम्प्लॉय के हिसाब से आ रही है। तो बेटा यहाँ पे 1316 डेज की आपके पास जो है प्रोविजन आएंगे, हम डेज निकाल रहे पहले, जो उन एम्प्लॉयज की जो पिछले साल से उठ के आ रहे हैं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बट बेटा क्योंकि जो आपके कुछ न्यू ज्वाइनिज भी तो है ना करंट ईयर में 6%, पुराने छोड़ के गए, नए भर्ती हो रहे। अब उनको जब भी ज्वाइन कर रहे हो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, 9 दिन आपके अवेल करें। इनका ओपनिंग नहीं है बस, इसीलिए इसको अलग लिया। ये तो ना पिछले साल से आ रहे हैं, ये तो नए हैं, तो 10 दिन की छुट्टी इनको मिली, 9 इन्होंने ली, तो इनकी कितनी छुट्टी बची रहेगी, कितने एम्प्लॉइज है 21, तो 21 डेज की इनकी भी आ जाएगी। तो टोटल कितने की प्रोविजन बनेगी 1316 प्लस 16, और पर डे सैलरी कितनी थी बेटा
पर डे सैलरी आप लोगों के पास में थी जो उसने बोली थी 15,000 वैसे ही थी, पर इस साल से 10% बढ़ चुकी है। तो वो देख लेना, 15,000 प्लस 10% करके 16,500 हो जाएगा। तो इतने से आपकी एंट्री आ जाएगी। मतलब ये अमाउंट बन गया किसका, जो आपने करंट ईयर में प्रोविजन बनानी है, करंट ईयर में प्रोविजन। तो एंट्री क्या बनी, लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन। ओके, ये करंट ईयर में बनाई, जो करंट ईयर की छुट्टियां अनअवेल रहेगी उसके रिस्पेक्ट में जो अगले साल आएंगे। अच्छा, जो पिछले साल प्रोविजन बनाई थी उसका क्या करेंगे, 65 लाख की जो पिछले साल की है सर, वो सिंपल सी एंट्री है उसकी ना। हमारे को करंट ईयर में सैलरी कितनी पे वगैरह करी उसका नहीं बताया कुछ भी, तो मैं पूरी एंट्री नहीं डाल रहा, पूरी एंट्री नहीं डाल, मैं सीधा डाल रहा हूँ प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक। सर हमें एक्चुअली में पैसा देते नहीं यार, मैंने बोला था ना पैसा नहीं देते, यानी वो छुट्टी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये रिवर्स हो जाता है। एक्चुअली जो आपकी एंट्री डलती है ये वाली, यह है तो पूरी एंट्री जो मैंने अभी अभी डलवाई भी थी आपके पास में एग्जाम्पल में, समझो। पर उसमें हमें ये वाली टोटल वैल्यू नहीं पता कितना पे करा, हम सिर्फ यानी कि इतने हिस्से को ही डाल रहे जो प्रोविजन लास्ट ईयर बनाई थी, तो वो तो प्रोविजन टू बैंक हो ही जाएगा ना, उस एंट्री का उतना हिस्सा, ठीक है ना। लास्ट ईयर की प्रोविजन जो है वो आपकी एडजस्ट होगी, सेटल होगी, तो जो उतना हिस्सा डाल रहे, पूरी एंट्री नहीं डाल रहे क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा किया जा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि वी आर पेइंग इन कैश, पेमेंट कैश में नहीं हो रही, एक्स्ट्रा छुट्टी ही ले रहे हैं, और जो अकाउंटिंग एंट्री डल रही है उसमें वो कंबाइंड एंट्री जब डलती है तो उसमें से उतना हिस्सा मैं जब डालूंगा तो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक आ जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके पीछे का कारण, पर कई बार क्या होता है बच्चे, वो क्या होता है अंडरस्टैंडिंग से आता है वो रट्टे पे बिलीव करते हैं, फिर बेटा फायदा नहीं होता। मैं सच्ची बोलूँ, रट्टा तो लास्ट में मार ही लोगे चीज़ों का, पर अगर आप लॉजिक समझोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा यार इंस्टीट्यूट मतलब जो एंट्री डाल रहा है क्यों डाल रहा है, क्योंकि वो कंबाइंड एंट्री ही है। अब उसमें सिर्फ हमें प्रोविजन पता है तो हम सिर्फ इतने हिस्से की एंट्री डाल रहे हैं, उतने हिस्से की एंट्री डाल रहे हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ तक बात समझ आई, क्या यहाँ तक बात समझ आई, ये सर ये हमारा हो गया जो लीव सैलरी वाला पार्ट था। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर पहले वाला फिर बोलूंगा इजी है, छोटा है, दूसरा वाला पार्ट बड़ा है। इसमें बेटा दो होते हैं, एक डीसीपी एक डीपीपी। ये क्या होता है सर, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। व्हाट इज दिस, यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहले मतलब ही क्या है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उसको पैसे देने, ग्रेचुटी पीएफ वगैरह उसका आ रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि वो एक फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो फंड वालों को अपने पास एम्प्लॉय को पैसा देना। फिर से, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है सिर्फ फंड में कंट्रीब्यूशन डालना, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, जब वो आपका छोड़ के जाएगा तो फंड वालों को पैसा देना, वो होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। हमारी जिम्मेवारी, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ फंड को कंट्रीब्यूशन देना, हमारे उसके अलावा कोई और अपने पास में रिस्क नहीं। तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है कंट्रीब्यूशन करना, वही जिम्मेवारी है फंड को देना, लाइक प्रोविडेंट फंड पीएफ, ठीक है ना। उनको आगे एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, उनको आगे एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, पीएफ वालों को एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेशन किसकी है, कंपनी की, सिर्फ क्या है, फंड को कंट्रीब्यूट करना। कंपनी ऑब्लिगेशन गेट्स ओवर आफ्टर कंट्रीब्यूशन टू फंड, कंपनी की ऑब्लिगेशन खत्म, कंपनी की ऑब्लिगेशन खत्म जैसे उन्होंने फंड में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं, तो दैट इज कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है ना। अब जब हम अपने पास एंट्री डालते तो बेटा एंट्री कैसे डालते प्लीज समझना, जब अमाउंट एक्रू हो रहा है प्रोविडेंट फंड का, तुम्हारी एंट्री डालेगी प्रोविडेंट फंड टू प्रोविडेंट फंड पेबल, और पेमेंट के समय प्रोविडेंट फंड पेबल टू बैंक, सिंपल। छोटा सा एक पॉइंट सिखाना है इसमें, आता नहीं है वाले का बट फिर भी आइडिया होना चाहिए। तो आपका मान लो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 है जो डिपॉजिट कराना है, फर्स्ट ईयर एंड पे आप बनाने जा रहे हैं, पेमेंट होनी है। अब अगर इसकी पेमेंट अगले 1 साल के अंदर करनी है, अगर इसकी पेमेंट 1 साल के अंदर ही करनी, जो कि होती है अगले महीने करनी होती है जाके, ठीक है ना, मार्च वाले की बनाओगे कि अप्रैल में जाके पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, अगर आपको पेमेंट अगले 12 महीने में करनी जो कि होती इसी है, तो उस केस में सिंपल है, आपने अपने पास पहले साल के एंड पे प्रोविजन बनाई 50 की, अगले साल जाके जब भी आपने पे करी, मान लो 15 मार्च को पे करा, तो पीएफ पेबल टू बैंक, नॉर्मली होता यही है, अगले महीने के 15 तारीख वगैरह में पे कर देते, ड्यू डेट से रखे पीएफ में। अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट बोलता है, कहता है अगर लेट से, होता नहीं पर लेट से, अगर वो पेमेंट जो करनी है वो 1 साल के बाद करनी है, मतलब बैठे ईयर 1-2 के एंड पे है, पर पेमेंट उससे अगले साल मतलब 12 महीने के बाद करनी है, 12 महीने बाद। तो बेटा कोई चीज अगर 12 महीने के बाद चलेगी तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो डिस्काउंट रेट 10% है, अब प्रोविजन आप 50 की नहीं बनाएंगे, आप 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उस पर एंट्री डलेगी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ पेबल पहले साल के एंड पे, ठीक है ना। अगले साल, क्योंकि जैसे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और अगले साल के एंड पे पहुंचेंगे तो आपको अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी,
तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टू पीएफ पेबल। बट ध्यान रखना है, ये इंटरेस्ट पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा, ये प्रोविडेंट फंड का है, इंप्लॉय बेनिफिट का, इंप्लॉय बेनिफिट में जाएगा अनफंडिंग। तो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जा रहा है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, इसका 10%, जिससे टोटल 50 पहुंच जाएगा और फिर आप पे कर दोगे पीएफ पेबल टू बैंक। तो पॉइंट क्या है, नॉर्मली होता यह है कि आपने अगले 1 साल में देना है तो पूरे की प्रोविजन बन रही है, नॉर्मल एक्रू क्या ड्यू क्या, फिर पेमेंट अगले साल हो जाएगी। बट अगर उसके बाद है फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते और फिर अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। अनवाइंडिंग में जो इंटरेस्ट है वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। तो अगर पेमेंट ड्यू बियॉन्ड 12 महीने है वो रिकॉर्ड क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे, और इंटरेस्ट एक्रू होगा, इंटरेस्ट का जो खर्चा है। एंट्री कर रही है इंटरेस्ट टू प्रोविडेंट फंड पेबल विच इज ओपनिंग बैलेंस कितना था इनटू डिस्काउंट रेट। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। अगला आता है बेटा हमारा, जिसमें हमारा सारा समय लगेगा आगे का, वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पर में कंपनी की ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को देना जब वो रिटायर होगा, कंपनी की ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को देना। तो सारा रिस्क वगैरह आपके पास एम्प्लॉयर का आ गया, ठीक है ना। तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को देना जैसे वो रिटायर होगा, ऑब्लिगेशन पे। ऐसा नहीं अब यहाँ पे किसी फंड में आपकी जिम्मेवारी सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में डालना और फंड की जिम्मेवारी ना, कंपनी की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय को देना, ठीक है ना। तो कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड द बेनिफिट डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज जब एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ग्रेचुटी जैसे मैंने बोला, हम इसमें बोलते हैं हौले हौले करके खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, वो देखते हैं इसमें पूरा प्रोसीजर है इसमें। और एक मेथड यूज होता है बेटा, उस मेथड का नाम है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, पीयूसीएम बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू वगैरह में देखने को मिल सकता है। जिस मेथड से हम अकाउंटिंग करते हैं उसका बोलते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। अब इसमें ना टोटल में अगर आप देखेंगे 13 टर्म्स आ रही है, काइंड ऑफ 13 टर्म्स आती है, जिसे हम एक एक करके सीखेंगे आराम से। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी, मैं सारी आपको रिवाइज करा दूंगा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डिफाइंड बेनिफिट प्लान का, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। एबीसी ने हायर किया, मान लो मिस्टर रवि को सैलरी है 4 लाख पर एनम, उसको इंटाइटल है ग्रेचुटी, जो कितनी मिलेगी 5% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है ना। जितने साल काम करेगा उसका 5% ऑफ फाइनल सैलरी देंगे। हमें इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है कि उसकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ेगी, ठीक है। हर साल सैलरी 10% बढ़ती भी जाएगी भाई, ऑब्वियसली जिस सैलरी पे ज्वाइन कर वही थोड़ा रहेगी लास्ट तक। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट पीरियड हमें लगता है 5 साल काम करेगा और डिस्काउंट रेट है 8%, ठीक है। अब हमें टोटल में देना कितना सबसे पहले निकालना है, टोटल में कितना देना है। हमारा टोटल लायबिलिटी टू पे कितनी है, देना 5 साल बाद है जब वो रिटायर होगा। तो आपके पास 5% देना है और फाइनल सैलरी है। फाइनल सैलरी कितनी होगी सर, आज 4 लाख पर एनम है, ठीक है ना, 4 लाख है, इंटू 10% से बढ़नी है। फिर बेटा 10% आपने सिर्फ 4 बार लेना है। बेटा खुद सोचो, मैं आपसे सिंपल से एक बात बोल रहा हूँ, आप जिस सैलरी पे आज ज्वाइन करोगे और अगर मैं बोलता हूँ आपकी सैलरी 10% से बढ़ाऊंगा तो 5 साल के एंड पे कितनी होगी, तो आप 10% 4 बार ऐड करोगे कि 5 बार, सर 4 बार ऐड करेंगे भाई। पहले साल तो जिस पे की है वही रहेगी ना, पहले साल थोड़ा इंक्रीमेंट लगता है। तो अगर 5 साल की सर्विस है तो 4 ही तो इंक्रीमेंट लगेंगे, क्योंकि ईयर तो इंक्रीमेंट तो सेकंड ईयर से शुरू होगा ना। तो 4 बार करने का है, इंटू कितनी ईयर ऑफ सर्विस है सर, 5 साल हमें लगता है काम करेगा, तो इंटू 5। ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई, टोटल अमाउंट पेबल है जो 5 साल बाद देना है। तो हर साल का कितना बन गया, डिवाइड बाई 5 करके 29282 ये आ गया। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना बेटा, मैंने उसे पहले साल तो 4 लाख की सैलरी देनी, वो 10% से बढ़ती जाएगी, वो तो सैलरी का खर्चा है। मैंने ग्रेचुटी जो देनी है उसको 5 साल बाद इतनी, हमारे एक एस्टिमेट के हिसाब से 5 साल बाद जो देनी, जो हमने फर्स्ट ईयर में एस्टिमेट लगाया। अब यहां पर मैं वो कहता है, देखो या तो आप अपने पास अब ये 29282 निकल के आया, ये फर्स्ट ईयर एंड पे बैठे हो आप, ये अमाउंट कब देने, 4 साल के बाद। फर्स्ट ईयर के एंड पे जो अमाउंट पड़ा है दिख रहा है वो 4, मैं एंट्री फर्स्ट ईयर के एंड पे डालेंगे ना, वो 4 साल बाद देना। अब वो कहता है कि आपने इतने से नहीं डालनी, अगर मान लो यही अमाउंट 5 बार डालोगे खर्चा टू प्रोविजन और जाके पे कर दोगे, फिर तो कॉन्सेप्ट मेरा ही नहीं। कहता है हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस जो हम करते हैं, जो हमारा खर्चा है विच इज ग्रेचुटी एक्सपेंस, उस खर्चे को हम यहाँ तो सबसे पहले एक नाम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। उस खर्चे को हम नाम क्या बोलते हैं, जो हर साल का खर्चा करंट सर्विस कॉस्ट, और उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल के लाना है। किस पे, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो जो पहले साल का 29282 है वो कितने साल बाद देना है सर, वो 4 साल बाद देना है। तो उस पर पी फैक्टर हमारा 8% के हिसाब से चौथे साल का लगेगा, तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। जो अगले साल का वो 3 साल बाद देना है, फिर 2 साल बाद, फिर 1 साल बाद, तो ऐसे चलता रहेगा। एक तरीके से रिवर्स ऑर्डर में पी फैक्टर डालना, लास्ट वाले पे ही नहीं, वो तो अगले दिन देना। तो ये आपके आ जाएंगे और ये अमाउंट आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई टोटल। अब एक बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, हमारे पास में जब हम एंट्री डालेंगे ईयर 1 एंड पे बेटा, हम डालेंगे जिसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी टू ग्रेचुटी पेबल, इसे हम नाम देते हैं ग्रेचुटी। जब खर्चे की जगह नाम आता है करंट सर्विस कॉस्ट,
जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखा, क्या बनता है करंट सर्विस, करंट ईयर की कितनी कॉस्ट है 2। आप बोलते हो जो प्रोविजन बना रहे हो उसे बोलते हैं डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है। तो खर्चे को क्या बोल रहे हैं करंट सर्विस कॉस्ट, जो आपके पास में लायबिलिटी है उसका नाम क्या है डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इससे एंट्री डल रही है, किससे डल रही है बेटा फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू से, फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है ना। फिर अब आता है क्योंकि मैंने अनवाइंडिंग करी, मतलब क्योंकि मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो अनवाइंडिंग करूंगा, यस सर अनवाइंडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर मैं क्या एंट्री डालूंगा इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ, इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ दैट इज अनवाइंडिंग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा इस 2 1 आपके पास 522 का 8% करूंगा 1722 वो आएगा। और अगले साल की भी तो एंट्री डलेगी 23250, तो अगले साल की भी एंट्री डलेगी 23250। अब जब मैं अगले साल पहुंचूंगा तो वहां ये एंट्री डालनी मुश्किल होगी। अब सिर्फ ये तो ना बोलोगे इसका 8%, अरे नहीं यार ये भी तो क्रिएट करी थी ना, ये बढ़ भी तो गई थी ना। तो इसीलिए हमें ना टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं बेटा, इसके लिए ईयर 1 2 3 4 5, ओपनिंग पहले साल था नहीं, पहले साल इंटरेस्ट कॉस्ट थी नहीं, पहले साल ईयर एंड पे बस ये एंट्री डाली थी, ये आपका टोटल आया, ये अगले साल का ओपनिंग हो गया, ये डीबीओ का टेबल बन रहा है जो टोटल लायबिलिटी, ताकि पूरी एंड में जाके उतनी हो जाएगी। तो अगले साल ये आपका 8% ये आया था ना 1722, जो आपने इसका 8% लगाया। फिर अगले साल की एंट्री 23250 थी। अब अगले साल के लिए टोटल ये सीधा आया, ये ऊपर डल गया। अब इसका 8% कर दो सीधा, तो 3720 ये आपके उस साल का आया जो वैल्यू है। ये आपकी वो वैल्यू दे रखी है, हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो वही डलती जा रही है, ठीक है ना। ये आपके पास इंटरेस्ट किस पे आ रहा है, जैसे ही आपका ओपनिंग आया इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 8%, ऐसे इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 8%। बस लास्ट ईयर में ध्यान क्या रखते हैं हम लोग, अगर टोटल पूरा कंप्लीट करते हैं जल्दी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आ जाता है फुल फ्लैज इजी होगा, तो उस केस में हमें टोटल इतना चाहिए था तो बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं। जैसे हम अपने पास में अगर याद है इंडेक्स 109 वगैरह हम टेबल बनाते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें पी फैक्टर अपने पास में 3 डेसिमल तक ले रहे हैं तो उसकी वजह से फर्क आ जाएगा ना वो लास्ट में जाके, तो वो लास्ट ईयर के में हम एडजस्ट कर देते हैं। तो अब ये एंट्रियां डालते रहोगे आप हर साल में, टोटल एंट्रीज डालने से वो कितने की बन गई 146410, और लास्ट आप 6 ईयर के बिगिनिंग में पे करके खत्म करोगे, पे करके खत्म करोगे। अब इसमें से 3 चीजें आई, एक आई करंट सर्विस कॉस्ट जो आप डेबिट कर रहे हो, वो कहाँ जाएगा पीएल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एक आई इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप डेबिट कर रहे हो, वो भी कहाँ जाएगा पीएल में इंटरेस्ट कॉस्ट में। और जो आप क्रेडिट कर रहे हो डीपीओ, वो कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो आपकी प्रोविजन इकट्ठी होती जा रही है और लास्ट में जाके आप पे कर दोगे, लास्ट में जाके आप पे कर दोगे, ठीक है ना। तो मैंने आपके साथ क्या क्या बात करी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है वो लायबिलिटी है। तो पहले हम निकालते टोटल कितना देना है, फिर हर साल के लिए क्या करते हैं टोटल डिवाइड बाय 5 कर दिया था, ठीक है जी। करंट सर्विस कॉस्ट क्या है, खर्चा है, वो आपके पास में करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आया था, हम रिवर्स मैनर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हर साल की एंट्री डलती है, वो टेबल बना लेते हैं, सीधा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ पे डिस्काउंट रेट कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ पे डिस्काउंट रेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये एंट्रीज डालते जाएंगे, 5 साल बाद जाके पेमेंट कर देते हैं डीबीओ टू बैंक, नॉर्मल तरीके से अगर क्लोज करो। तो 3 शब्द हमने सीखे, डीबीओ जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रहा है, करंट सर्विस कॉस्ट जो खर्चा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में, इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपके पास खर्चा है पीएल में ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिस्काउंट रेट। यहाँ तक एक बार बात समझ आई, यस सर। अब इसी में कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आता है एक्चुरियल गेन लॉस। नाउ व्हाट इज दिस, कहता है अगर आपके अनुमान में चेंज आ जाए, आपके अनुमान में चेंज है बेटा, अगर हमारे पास चेंज आता है डीबीओ की लायबिलिटी में, जो हमारे पास एक्चुअली बताता है, हमारा एक्चुअली है, जो एक्चुअली होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपके पास ये अनुमान चेंज वगैरह होते हैं बेटा, डेमोग्राफिक फाइनेंशियल असम्पशंस वगैरह। लाइक आपके पास में फ्यूचर की सैलरी इंक्रीमेंट, अब वो 10% हो जाता है, हो सकता है 11 हो जाए, हो सकता है 9 हो जाए, वो अनुमान है। फिर कितने साल वो काम करेगा, हो सकता है 5 हमने सोच रहे थे वो 6 कर सकता है, 4 कर सकते हैं, वो अनुमान है। या डिस्काउंट रेट हमने 8 लिया था वो 7 हो सकता है, 10 होता है। ये आपके पास में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये हमें एक्चुअली बता रहा है, बिकॉज ऐसा कंपनी इसमें माहिर नहीं, वो एक्चुअली है जिसका काम ही होता है, तो उनकी वजह से वो वैल्यू बताते हैं कि कितनी आपकी सही तरीके से एस्टिमेट्स में चेंज होकर आपके पास कंसीडर करके बनती है। नाउ मान लीजिए मेरे को अपने पास एक्चुअली ने बताया कि एस्टिमेट्स वगैरह को चेंज करते हुए जो वैल्यू है ईयर आपके पास में सेकेंड हैंड पे बैलेंस शीट में हम तो इतने पे दिखा रहे हैं ना लायबिलिटी अभी सेकेंड हैंड पे, पर उसने बोला नहीं नहीं आपको 47 पे दिखाना है, आपको 47 पे दिखाना है लायबिलिटी, जो आपकी सही बनती है ना एस्टिमेट्स में चेंज कैसे, वो इतनी बनती है, आप तो इतने में दिखा रहे हो, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ानी है, देखो लायबिलिटी बढ़ानी पड़ रही है ना इतने से, तो ये हो गया एक्चुरियल लॉस, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो एंट्री क्या डलेगी, एक्चुरियल लॉस का मतलब क्या होता है डीबीओ की लायबिलिटी बढ़ना, एक्चुरियल लॉस टू डीबीओ। और अगर आपकी लायबिलिटी इतने से आपकी कम करनी है, उसने बोला कम है, तो आपके पास माइनस हो जाएगा, तो रिवर्स हो गया, गेन हो गया।
लायबिलिटी कम होना फायदा, तो आपका डीबीओ टू एक्चुअल गेन डिक्रीज हो रहा है। अब ये एक्चुअल लॉस गेन बेटा कहाँ जाता है, ओसीआई एनआर में जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं जाएगा। एक्चुअल गेन लॉस कहाँ जाएगा डीबीओ का, आपका ओसीआई एनआर में जाएगा, ओसीआई एनआर में जाएगा। ये क्या है, एस्टीमेट में चेंज होना, जो आपकी एक्चुअली की वजह से आ रही है, चेंजेस इन फाइनेंशियल डेमोग्राफिक असम्पशंस बोलते हैं। इंक्रीमेंट आपका चेंज हो रहा है, कितने साल काम कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट वगैरह ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक और चीज आती है इसमें, पास सर्विस कॉस्ट। नवडिमिन में पास सर्विस कॉस्ट, मैंने जो एग्जांपल लिया था बेटा उसमें सारी चीजें मैंने बोला चेंज हो सकती है। लाइक मैंने बोल रहा है ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, आपके पास में अलग अलग चीजें, ठीक है ना। बट एक चीज जो मैंने रखी थी, 5% ऑफ फाइनल सैलरी दूंगा, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ये होता है आपके पास में प्लान में अमेंडमेंट होना। कि मैंने जो बोला 5% ऑफ फाइनल सैलरी, ये हो सकता है मैं अपने पास जाके 8 कर दूं, हो सकता है कम कर दूं। तो मैंने पहले 2 साल 5 रखा, उसके बाद बोला नहीं नहीं मैं 8 कर रहा हूँ, या जाके कम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से तो आपकी जो डीबीओ है वो चेंज हो जाएगा ना। अब ये प्लान में अमेंडमेंट होना, ये प्लान में अमेंडमेंट होना, तो इसे बोलते हैं पास है। तो चेंज इन डीबीओ लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान अमेंडमेंट दैट इज चेंजिंग द बेनिफिट परसेंटेज इन द प्लान। तो इसमें क्या एंट्री होगी, अगर इससे लायबिलिटी बढ़ रही है, तुम्हारे लिए नुकसान हो गया, तो हम कहते हैं पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, लायबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट किसको कहते हैं, पास सर्विस। ये कहाँ दिखता है बेटा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल में दिखेगा, ये इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल में ही दिखेगा, पास सर्विस कॉस्ट। और अगर लायबिलिटी कम हो रही है, मान लो 5 से 3 हो गया, बढ़ाने पे बढ़ेगी, कम होने से कम होगी, तो डीबीओ टू पास सर्विस कॉस्ट इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल में ही दिखेगा, पीएनएल में दिखेगा। प्लीज ध्यान समझिए, वी हैव लर्न 5 टर्म्स टिल नाउ। पहली 3 मैंने आपको बताई, फिर 2 एक्चुअल गेन लॉस, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली की वजह से, एस्टिमेट में चेंज की वजह से, वो आप एक्चुअली की वजह से हो रहा है, ये ओसीआई एनआर में जाता है, प्लीज ध्यान रखना। जो पास सर्विस कॉस्ट है वो प्लान में अमेंड हो रहा है, वो आपका डीबीओ का इंक्रीज, ये इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में ही जा रहा होता है, प्लस माइनस करके, नुकसान है कि फायदा उसको देके, ठीक है ना। तो ये 5 हमारे पास टर्म्स क्लियर हुई, यस सर ये 5 तो हमें टर्म्स क्लियर होगी। मुझे बताओ उससे अंत में जाके क्या देना है, सर पैसे देने हैं, 5 साल बाद पैसे देने हैं। अब 5 साल बाद पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं, तो हम क्या करते हैं भैया, तो ना 5 साल बाद जाके पैसे लेके आएंगे कहीं से, हम क्या बोलते हैं हौले हौले करके हम पैसा भी इन्वेस्ट करते रहते हैं ना। यार अब आपको पता है कि मान लीजिए हमें घर पे पता है बिटिया की शादी करानी है, लेट से बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा करना है, लेट से 5 साल 10 साल बाद, तो हम क्या होते हैं हर साल मम्मी पापा करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं, मान लो एफडी कराते जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं ताकि उससे पैसे की दिक्कत ना हो, तो वो हम प्लान कर रहे हैं, वो हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसे बोलते हैं प्लान एसेट्स, वर्ड ही वहीं से आ गया, क्या आ गया, प्लान एसेट्स विच इज इन्वेस्टमेंट। हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्लान एसेट्स। तो ये कौन से एसेट्स है, हम कहते हैं दीज आर दी एसेट विच आर क्रिएटेड इन्वेस्टेड एक्सक्लूसिवली टू फंड द डीबीओ, सिर्फ उसी के लिए, इससे कोई बिजनेस की पेमेंट नहीं कर सकते नॉर्मल। दीज एसेट्स कैन बी यूज ओनली फॉर सेटलमेंट ऑफ डीबीओ, नॉट अवेलेबल टू एंटिटी ओन क्रेडिटर्स, एंड ना ही वो वापस करे जा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपके पास में सिर्फ किसके लिए है, आपके पास में ये सिर्फ और सिर्फ टू फंड द डीबीओ है। इन्हें मेजर हम फेयर वैल्यू पे करते हैं, ईयर एंड पे जो भी इनकी फेयर वैल्यू है उस पर दिखाते हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वही आ गया, प्लान एसेट्स टू बैंक जितने की आपने कंट्रीब्यूशन करी। अगर आप विड्रॉ करोगे, मान लो आपने कोई पेमेंट करनी है तो कुछ इंप्लॉइज के लिए, तो विड्रॉ भी तो करोगे ना, तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, बैंक टू प्लान एसेट्स, सिंपल। अब अब आपने प्लान एसेट्स करे तो ऑब्वियसली उस पर भी तो रिटर्न आएगी, उस पर तो रिटर्न आएगी ना, इंटरेस्ट की इनकम आएगी। तो वो होती है बेटा हमारे पास यहाँ पे आ रही है सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड है ना, अनुमान, हम कितना लगा रहे हैं कि हम कितना कमाएंगे उस प्लान एसेट पे, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एज पर इंडेस 19 बेटा रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा ना प्लान वो सेम होगा जिस पे हमने डिस्काउंटिंग करी थी लायबिलिटी निकालने के लिए, तो सेम एज डिस्काउंट रेट होगा जो हमने यूज किया था डीबीओ की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे 8% लिया था वो, तो हम उसी पे करेंगे। और एंट्री करने की प्लान एसेट्स टू इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम बेटा पीएनएल में ही जाएगी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, तो जितना बैलेंस है प्लान एसेट्स का उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, जितना प्लान एसेट्स का बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट रेट। हाँ अगर इस साल कोई कॉन्ट्रीब्यूशन डाली साल के दौरान में या कम किया तो उसका इफेक्ट हो जाएगा, वो पी इंटू आर इंटू टी करना है सिंपल। तो अगर कंट्रीब्यूशन साल के बीच में करी तो इंटरेस्ट इनकम के लिए उसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ रहा है, ओपनिंग प्लान एसेट मान लो 1 लाख है, रेट हमारा 8% है, तो सेम एज डिस्काउंट रेट 8% ले लेंगे। तो एंट्री क्या बनी, प्लान एसेट्स टू इंटरेस्ट इनकम, ये एंट्री आ गई, 60,000 से आपकी ये एंट्री आ जाएगी। एक्चुअली मैं तोड़ूँ, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीधा एंट्री क्या होगी, वैल्यू बढ़ गई एसेट की और इंटरेस्ट इनकम आ गया। अब ये हमारा कहाँ जा रहा है, इनकम साइड पे नहीं जाता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही जाता है बेटा, माइनस करके दिखा देंगे, वो दिखाएंगे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पर याद रखते जाना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जाना है। ये उम्मीद की इनकम है, उम्मीद, कितना उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा एक्चुरियल गेन लॉस, सर अभी तो आया था बेटा, वो एक्चुरियल गेन लॉस डीबीओ का था, लायबिलिटी का था, ये प्लान एसेट्स का है, दोनों में फर्क है।
वो था एक्चुअली नहीं तो बताया चेंज इन एस्टिमेट्स की वजह से लायबिलिटी कितने से बढ़ानी है कम करनी है। ये है आपका प्लान एसेट्स पे कितने रिटर्न आपने उम्मीद करी वर्सेस कितनी हुई, कितनी रिटर्न आपने उम्मीद करी एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअली कितनी हुई, तो उसका डिफरेंस इज योर एक्चुअल गेन लॉस। ये वो चीज आ रही है। तो एक्चुअल गेन लॉस आपके पास आता है ईच ईयर एंड पे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं एंट्रीज भी देता हूँ। मान लो आपके ओपनिंग प्लान एसेट्स 1 लाख थे, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है, तो 8,000 हो गया इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी। आपने कुछ और पैसा साल के अंत में कॉन्ट्रीब्यूट और विड्रॉ किया, मैंने साल के अंत इसलिए लिख दिया ताकि इस पे इंटरेस्ट का रिलीवेंस अभी ना है ना, ये 8% का साल के एंड पे कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉल जो भी है इतना इतना किया। तो आपकी प्लान एसेट्स की एक बार आपके हिसाब से वैल्यू 1,13 है, जो सब कर करा के कॉन्ट्रीब्यूशन करने से बढ़ जाएंगे, विड्रॉ करने से कम हो गए, तो इतनी वैल्यू दिख रही है। बट हम कहते नहीं नहीं, जो उनकी ईयर एंड की एक्चुअल फेयर वैल्यू है ना, वो 115 है। मान लो 115 कह रहे हैं, अब वो 113 थी, पर उसमें तो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी ना 8,000 की, पर अगर ये बढ़ रही है इसका मतलब क्या, आपको एक्चुअली में फायदा हुआ, आपकी यार वैल्यू एसेट की बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू का बढ़ना मतलब फायदा, तो आपके एक्चुअल गेन हो रहा है 2,000 का, एक्चुअल गेन हो रहा है। देखो प्लान एसेट्स में फायदा कब होगा, जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्चुअल गेन है प्लान एसेट का, तो प्लान एसेट्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो एंट्री एक तरीके से क्या हो जाएगी एक्चुअल गेन की, सर प्लान एसेट्स टू एक्चुअल गेन, प्लान एसेट्स टू एक्चुअल गेन, एंट्री क्या कब होएगा, एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो 10,000 8,000 से ज्यादा था ना, क्योंकि हम कितना कमा रहे हैं एक्चुअल में, 8 कमाया, 8 एक्सपेक्टेड था, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 10,000 कमाया ना हमने, एक प्रकार से हमने कमाया कितना 10,000 कमाया, तो ये आपकी एंट्री डली प्लान एसेट्स टू एक्चुअल गेन 2,000 से। और ये एक्चुअल गेन कहाँ जाएगा सर, ये ओसीआई एनआर में जाएगा, पिछले वाला भी वहीं जा रहा था डी वाला, ये भी वहीं जा रहा है, पर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का फर्क है किस चीज़ का है, ठीक है ना। अच्छा अगर ये 1,13 के बदले 1,10 होता, कम हो गया, तो एक्चुअल लॉस हो गया 3,000 का, एक्चुअल लॉस हो गया 3,000 का, तो एंट्री क्या डलेगी, प्लान एसेट्स को कम करना है, एक्चुअल लॉस टू प्लान, जब एक्चुअल रिटर्न कम होगी 3,000 से एंट्री डल जाएगी, कहाँ जाएगा उस एनआर में। सेकंड इफेक्ट प्लान एसेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअल गेन लॉस है। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ निकल के आती है, एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न क्या है, सिंपली कितनी उम्मीद थी प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस। भाई आपने 8 उम्मीद करी थी, 2 और बढ़ गया तो 10 कमाए ना, या 8 उम्मीद करी थी 3 घट गया तो आपने 5 कमाए ना। अब ये अलग से कहीं नहीं दिखाना, ये अलग से कहीं नहीं दिखाना, इसकी कोई एंट्री नहीं है। सर क्यों नहीं है, अरे यार तुमने एक्सपेक्टेड रिटर्न की एंट्री डाल दी, तुमने एक्चुअल गेन की डाल दी, गेन लॉस की, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल रिटर्न बुक हो गया ना। जब तुमने इस 8 की भी एंट्री डाल दी और इस 2 की भी डाल दी, 10 की डल तो की ना। ये हमारी सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, बट ये अलग से आपके अकाउंटिंग एंट्री के लिए नहीं है। हाँ ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में, एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, ये अलग से नहीं दिखाया जाता है। एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस। तो एक्चुअल गेन है ऐड हो रहा है, एक्चुअल लॉस है माइनस हो रहा है, इफेक्टिवली आपका एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए। कहाँ जाता है बेटा, ये आपके पास ओसीआई एनआर में जा रहा है, पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ जा रहा था, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। कहाँ जा रहा था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है ना। क्या यहाँ तक बात समझ आई। तो बेटा यहाँ पे प्लान एसेट से रिलेटेड ना हमारे पास 3 टर्म्स आई। एक है एक्चुअल वैल्यू प्लान एसेट की, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट साइड पे दिख रहा है एक बार के लिए। एक्सपेक्टेड है कितना उम्मीद कर रहे हैं, इसके लिए रेट वही लेते हैं हम लोग, तो डिस्काउंट रेट आपके पास में, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही माइनस करके दिख जाएगा, इनकम है, ये इनकम साइड पे नहीं जा रहा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस माइनस कर। और एक है एक्चुअल गेन लॉस, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल रिटर्न वर्सेज एक्सपेक्टेड रिटर्न को, या प्लान एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू वर्सेज हमारी कितनी है वर्सेज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी एक्चुअल में फेयर वैल्यू वर्सेज कितनी हमारी दिख रही है, तो वो आ रहा है, वो एक्चुअल गेन लॉस है। ये ओसीआई एनआर में जाता है, ये ओसीआई एनआर में जाता है एक्चुअल गेन लॉस। यहाँ तक बात समझ आई पहले 8 पॉइंट तक, यस सर, यहाँ तक आसान हो गया, यस। अगला हमारे पास क्या आता है बेटा, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट क्या होता है बेटा, कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि आपने एक प्रकार से ना एक पर्टिकुलर मान लो डिवीजन है, फैक्ट्री है, वहाँ का ना प्लान ही बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो इट रेफर टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कवर थे अंडर प्लान, जो भी डिक्रीज इन फ्यूचर बेनिफिट्स हो गए। तो इट मे राइज, प्लांट बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ऑपरेशन वगैरह सस्पेंड कर दिया, प्लान ही आपके पास के बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो भी लायबिलिटी खड़ी थी वो आपकी एक बार के लिए खत्म। तो डीबीओ टू गेन ऑन कर्टेलमेंट आ जाएगा, पीएनएल में ही चला जाएगा। तो आपके पास में ये आ गया, ये होता है कर्टेलमेंट। मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा इंस्टीट्यूट कैसे यूज करता है। एक होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट होता है नक्की करना। ये क्या है, हमने बोला अच्छा तुम्हारे डीबीओ के देने थे 2 लाख लायबिलिटी के, पर हम तुम्हें सेटल आज करते 185 में, तो कम देके सेटल कर रहे भाई, पकड़ो पकड़ो खत्म करो। तो हमारी किताब में 2 लाख लिख रहे, सेटल कितने में क्या 185 में। तो यहाँ पे डीबीओ कितने से कम होगा सर, 2 लाख से। पेमेंट कितनी कर रहे हो 185, बाकी फायदा हो गया गेन ऑन सेटलमेंट, जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जा रहा है 15,000।
हाँ ज़्यादा दोगे तो नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो जितने से डीबीओ कम होगा उतने से डीबीओ डेबिट हो गया, जितनी पेमेंट कर रहे हो वो आपका आ गया। एक बात याद रखना, जब भी पेमेंट करनी होगी ना, जब भी पेमेंट करना, पेमेंट कहाँ से आएगी, अगर वो इन्वेस्टमेंट करी थी ना वहाँ से आएगी ना, तो पहले उसकी एंट्री डाल लेना बैंक टू प्लान एसेट, जितने पैसे आपने पे करने हैं, जितने पैसे पे करने हैं वो पहले आएंगे। मान लो यार बिटिया की शादी करानी है तो उसके लिए हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था भाई, जो एफडी है तोड़ोगे फिर ही तो पेमेंट करोगे, तो पहले प्लान एसेट से आएंगे फिर ही तो पेमेंट करोगे ना। तो ये एंट्री डालनी नहीं भूलनी जब भी पेमेंट करने की बात आएगी, ठीक है ना। तो बैंक टू प्लान है, विड्रॉ भी तो होगा, विड्रॉ भी तो होगा। अच्छा आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, दोनों का फर्क अलग अलग है। वो होता सेटलमेंट है पर आपके पास में उसे कटेलमेंट लिख देता है क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है ना। ये कब अकर होता है, जब एंट्री डिस्चार्ज करती है ऑब्लिगेशन फॉर अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान बिफोर द ड्यू डेट। तो ये चीज़ आ गई। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो भी गेन अकाउंट कंटेनमेंट वगैरह पीएन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के तौर पे जा रहा है, ठीक है ना। अगली आगे नेटिंग की चीज़ है। अब दो चीज़ें देखो, एक एसेट लायबिलिटी वाली चीज़ है बैलेंस शीट की, एक आपकी पीएनएल की चीज़ है। तो पहले एसेट लायबिलिटी वाली चीज़ पे चलते हैं। अब एसेट लायबिलिटी वाली चीज़ क्या है, जो हमारा नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एसेट आ रहा है, हमारा एक डीबीओ है एक प्लान एसेट है, दोनों को नेट करके दिखाना है बेटा बैलेंस शीट में, दोनों को नेट करके दिखाना है, ठीक है ना। तो डीबीओ अगर 3 लाख और प्लान एसेट 2 लाख है तो हम नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी दिखाएंगे 1 लाख लायबिलिटी साइड पे। तो अगर डीबीओ की वैल्यू ज़्यादा है प्लान एसेट से तो हमारे पास में 1 लाख नेट डिफाइंड लायबिलिटी दिखेगा लायबिलिटी साइड पे, जो मैंने आपको बोला, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हुई, यस सर। अगला आता है डीबीओ की वैल्यू प्लान एसेट से कम है, डीबीओ की वैल्यू प्लान एसेट से कम है, प्लान एसेट ज़्यादा है। तो मान लो आपके पास ये 3 लाख है 4.5 लाख है, तो 1.5 लाख कहाँ दिखेगा, नेट डिफाइंड एसेट अंडर दी एसेट साइड, तो एसेट साइड में आ गया। तो हमने नेटिंग करनी है किसकी, लायबिलिटी वर्सेस एसेट। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है एसेट सीलिंग को, पॉइंट नंबर 12 में समझा देता हूँ, पॉइंट नंबर 12 में समझा, छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, चाहे मैं अभी कवर कर देता हूँ क्योंकि वो प्लान एसेट का है ना। अच्छा मैंने क्या बोला, नेटिंग करके दिखाना है, क्या करके नेटिंग, अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा नेट डिफाइंड लायबिलिटी, एसेट ज़्यादा है तो कहाँ आ जाएगा एसेट साइड में नेट डिफाइंड एसेट। ये बात क्लियर है। तो मैं आपको बोलता हूँ मान लो 2000 की लायबिलिटी थी, 1500 प्लान है, तो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी कितना आ गया, 500 लायबिलिटी साइड में। अच्छा ये 2000 है पर ये 2700 है, तो 700 का क्या आ गया, नेट डिफाइंड एसेट, एसेट साइड। इसमें अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जब एसेट ज़्यादा है, जब एसेट ज़्यादा है तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एसेट सीलिंग का, मेरे प्यारे बच्चों। किसका, एसेट सीलिंग का। वो कहता है कि हमने एक सीलिंग लगा रहा है कि इससे ज़्यादा वैल्यू पे आप नहीं दिखा सकते, मतलब देयर इज अ लॉजिक जो हम रेगुलर बैच में सीखते हैं, यहाँ तो सीधा आपको वैल्यू बोलेगा कि एसेट सीलिंग है, दैट इज एसेट सीलिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ सरप्लस दैट इज नेट डिफाइंड इन द नेट डिफाइंड बेनिफिट। तो वो उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पर में क्या हो रहा है, मान लो ये हमें अपने पास में गिवन होगा सीलिंग का अमाउंट, एसेट सीलिंग कितना है, इसका मतलब है उससे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, अभी 700 है, मान लो उसने बोला सीलिंग 500 की है, इट मीन्स आप 500 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो आप कितने पे दिखाओगे, 500 पे। 500 पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट से तो सर 700 पे दिख रहा है सेट, 500 पे लाने के लिए मुझे 200 से कम करना पड़ेगा ना, 200 से कम करना पड़ेगा ना। तो एसेट है, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा प्लान एसेट को, ठीक है ना। और ये मेरा नुकसान हो गया तो लॉस ऑन प्लान एसेट हो गया रिडक्शन, ये प्लान एसेट में रिडक्शन हो रही है 200 की, ये कहाँ जाएगा बेटा, ओसीआई एनआर में जाएगा अगेन। तीसरी चीज जा रही है ओसीआईएनआर में भी रिवाइज करा दूंगा, तीसरी चीज जा रही है, तो ये कहाँ जाएगा, ओसीआईएनआर में जाएगा। तो लॉस ऑन प्लान एसेट टू प्लान एसेट ओसीआईएनआर में जाएगा, ये चीज कहाँ जाएगा, ओसीआईएनआर में जाएगा बेटा, लॉस ऑन प्लान एसेट टू प्लान एसेट, ठीक है ना। ये वाली जो चीज आ रही है, बट अगर मेरी सीलिंग ही 1000 की है, अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों यार 700 पे तुम दिखा रहे हो, सीलिंग 1000 की है, तो तुम तो विद इन सीलिंग हो, कुछ नहीं करना। तो इसका रोल कब है, क्या जब लायबिलिटी होगी तब देखना है, नहीं, क्या जब एसेट होगा तभी देखना है, यस, और तब भी तब देखना है जब नेट डिफाइंड आपकी सीलिंग की अमाउंट जो है वो कम है, अगर आपके ज़्यादा है फिर तो कुछ करना ही नहीं, इसके अलावा कोई और केस बनता ही नहीं। इसमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में बन सकता है, ठीक है ना। और ये पूछ सकता है ट्रीटमेंट क्या होती है। अच्छा अब आता है बेटा एक नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस। मुझे तो दो इंटरेस्ट थे, कौन कौन से, जो पीएनएल में जाने वाले थे, जो पीएनएल में जाने थे। एक सर हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट था जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाला, वो डीबीओ वाला आ रहा था अनवाइंडिंग का, और एक हमारी इंटरेस्ट इनकम आ रही थी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न थी प्लान एसेट की। तो कहते हैं दोनों को नेट कर देना, एक्सपेक्टेड रिटर्न सर, एक्चुअल नहीं थी, एक्चुअल तो कहीं आती ही नहीं यार, जो डिफरेंशियल भी था तो एक्चुअल गेन लॉस था, वो ओसीआईएनआर में जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा, ये तो नेटिंग कर रहे हैं बस, जैसे एसेट लायबिलिटी का किया वहाँ से इंटरेस्ट इनकम, ये कहाँ जाना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एसेट सीलिंग समझा दिया। एक आया रीमेजरमेंट गेन लॉस, जितनी चीज़ें आपकी जा रही थी ओसीआईएनआर में उसे बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन लॉस,
तीन चीजें जा रही थी, एक था एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ का, एक था एक्चुअल गेन लॉस प्लान एसेट्स का, और एक है बेटा ये लॉस प्लान एसेट का। तो लॉस ही होगा ना, फायदा तो आ ही नहीं सकता, लॉस ऑन प्लान एसेट ड्यू टू एसेट सीलिंग। तो ये सब कर आके क्या बोला जाता है, री मेजरमेंट गेन लॉस जो ओसीआई में जा रहा है, ओसीआईएनआर में तीन चीजें जा रही है। ये गेन लॉस हो सकता है प्लस माइनस, ये गेन लॉस हो सकता है, पर ये प्लान एसेट आ रहा है, ये आपके पास करके आ रहा है ओसीआईएनआर में। और पीएनएल में क्या क्या जा रहा है बेटा, पीएनएल में जा रहा है एक तो करंट सर्विस कॉस्ट डीबीओ वाली जो हर साल की थी, प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी रिवर्स ऑर्डर में करके, एक नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला इनकम जो क्या थी अभी ऊपर बताया, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम जो एक्सपेक्टेड का था, एक पास सर्विस कॉस्ट आ सकती है जो प्लान अमेंडमेंट की वजह से आ रही थी, प्लान अमेंडमेंट की वजह से आ रही थी, और एक है लॉस ऑन सेटलमेंट या गेन ऑन सेटलमेंट जो कटेलमेंट और सेटलमेंट में हुआ था, ठीक है ना, वो आ गया। ये सब कर आके पीएनएल के आइटम है, ये आपकी किसके आइटम है, ओसीआईएनआर की। बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड में तब होगा अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट साइड में कब होगा अगर एसेट ज़्यादा है, पर उसमें एसेट सीलिंग का भी कॉन्सेप्ट लगता है, एसेट सीलिंग का भी कॉन्सेप्ट लगता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये सारी टर्म्स दोबारा से समझाने की, ताकि आपको कहीं पे भी आपने पढ़ा पहले होता है ना, वो रिकॉलिंग हो जाती है, एटलीस्ट सुन के रिकॉलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने सारी एक बार टर्म्स आपको क्लियर कर दी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसी से रिलेटेड आप आराम से प्यार से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एक है टेबल फॉर्म में प्लस माइनस करके, एक होता है अकाउंट बना के भी हो सकता है। तो मैंने ना यहाँ फॉर्मेट में आपके लिए अकाउंट चाहे बना के आपके ये प्लस माइनस करके दिया, वो टेबल एक आपका अकाउंट भी बन सकता है। तो एक तो ये वाली अप्रोच है प्लस माइनस वाली, ये इजी अप्रोच है, इससे जल्दी होता है। अकाउंट ना आना आप अकाउंट बना सकते हो, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी दूंगा कि अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी कर सकते हो कि जो हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 24 है बेटा, आरके प्राइवेट लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी है जो एस्टेब्लिश हुई थी, वो ज्ञान दे रहा है बस टर्नओवर वगैरह की, मेन चीज़ पे आते हैं, लार्ज बेस है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है बेटा, आपको वैल्यूज लैक्स में है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डीबीओ दे दिया, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट से प्लान एसेट, ओपनिंग वैल्यूज भी दे दी क्लोजिंग भी दे दी। हमें क्या करना है देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं, तो ये मैंने अपने पास में बनाया, एक बना दिया डीबीओ का कॉलम, एक बना दिया बेटा प्लान एसेट का कॉलम। अब ओपनिंग देखो कितना कितना 1400 और 1140, तो ये ओपनिंग ओपनिंग डाल दिया 1400 और 1140, और क्लोजिंग भी दे रखी है, मैं अभी दिखाया था 1580 और 1275, ये क्लोजिंग है 1580 1275, ठीक है जी। अब आता है बेटा इस साल का सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है सर, करंट सर्विस कॉस्ट बोली 55 लाख। अब करंट सर्विस कॉस्ट मैंने एंट्री से भी समझाता रहता हूँ, उसने मेरे से पूछा भी बैलेंस आपके पास में जो है इंक्लूड कैसे होंगे, बैलेंस शीट के, पीएनएल के, ओसीआई में, बैलेंस शीट में क्या दिया जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, ओसीआई में क्या जाएगा, और जनरल एंट्रीज में मांगे। तो मैं आपको एंट्री और वो प्लस माइनस से भी वैल्यूज की बताता हूँ, क्योंकि उससे कंप्यूटेशन निकल के आएगी। तो करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री क्या होती है सर, करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री सिंपल होगी, करंट सर्विस कॉस्ट आपके पास में 2 डीबीओ, तो एंट्री नंबर 3 आ गई, करंट सर्विस कॉस्ट 2 डीबीओ 55 लाख, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या होगा, डीबीओ बढ़ जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट 55 लाख का, ठीक है ना। यस सर। फिर उसने मुझे बोला था कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूशन करी 111 लाख की प्लान में, 111 लाख की कंट्रीब्यूशन करी, कोई बेनिफिट्स पे नहीं करे इस साल में। तो कंट्रीब्यूशन करने से क्या हो गया सर, प्लान एसेट्स टू बैंक, फोर्थ प्लान एसेट्स टू बैंक 111, तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन से आपके प्लान एसेट्स बढ़ गए, तो प्लस कंट्रीब्यूशन प्लान एसेट्स में आ जाएगा, प्लान एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है जी। यस सर। फिर उसने बोला डिस्काउंट रेट 8%, अब ये जैसे ही दिया आपके पास में इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम की बात आ जाएगी, 8% किस पे लगाना है, ओपनिंग पे। बेटा ओपनिंग कितना कितना था 1400 और 1140, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो ये कंट्रीब्यूशन करी है वो एंड पे करी होती है, मतलब मैंने लिख भी दिया अंटिल वो बोल देता कि फर्स्ट डे मिडल है, तो मैं इस पे भी इंटरेस्ट की बात करता हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हमने तभी माने कंट्रीब्यूशन एंड पे, तो उस पर नहीं, तभी ये ऊपर ही आ जाता है इंटरेस्ट। तो इसका 8% आगे इंटरेस्ट कॉस्ट खर्चा है मेरा, तो इसकी एंट्री क्या डल रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 आपके पास में डीबीओ, ये फर्स्ट एंट्री आ गई, ठीक है। और इसके वाले की आ गया इनकम आ गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स 1140 का 8%, इसकी एंट्री होगी प्लान एसेट्स टू इंटरेस्ट इनकम एंट्री 2, ठीक है जी। अब ये 91 हो गया। अब हमें क्लोजिंग पता है, ये दोनों वैल्यूज होगी 112 हो रही है। अब हमें क्लोजिंग पता और बाकी सारी वैल्यूज भी पता चल गई। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बेटा एक्चुअल गेन लॉस। डिफरेंस क्या है, जो भी आपकी चीजें आई वर्सेस जो क्लोजिंग है वो है आपका एक्चुअल गेन लॉस। तो पहले इसका देखो ये कितना बनता है वर्सेस ये कितना है, अभी हमें बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब ये वैल्यू कम बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 1567 है, क्लोजिंग 1580, तो बाकी हो गया एक्चुअल लॉस जो आपका डीबीओ का, लायबिलिटी बढ़ानी है, तो लायबिलिटी बढ़ाना मतलब लॉस, लायबिलिटी बढ़ाना मतलब लॉस, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 13 की, एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ टू डीबीओ 13 की, और यहाँ आ गया प्लान एसेट, तो ये वैल्यू बनेगी और ये वैल्यू क्लोजिंग है। अब ये आपको कम करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा है, ये कम पड़ रहा है,
तो ये भी लॉस हो गया। प्लान एसेट कम करना इज अ लॉस। प्लान एसेट बढ़ाना होता तो फायदा होता, प्लान एसेट कम करना पड़ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू कम होगी तो एक्चुअल लॉस है, एसेट कम करना पड़ रहा है। तो एंट्री का बनी अगेन एक्चुअल लॉस टू प्लान एसेट्स। अच्छा, एंट्रीज आप ये सारी भी डाल सकते हो बेटा, 6 एंट्रीज बनती है। इंस्टीट्यूट ने इसी की कंबाइन करके डाली हुई है, इंस्टीट्यूट ने इसी कंबाइन करके डाली हुई है। मैं आपको कंबाइन की बात करता हूँ, बट पहले एक बार इससे पीएल में अगर हम जाके देखें तो आपके पास क्या क्या जा रहा होगा। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या जा रहा होगा, आपके पास में एक इंटरेस्ट का जा रहा होगा, तो इंटरेस्ट हमारा 112 माइनस 91.2, वो नेटिंग करके दिखाना नहीं है सर, तो 20.8 आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। एक करंट सर्विस कॉस्ट जा रहा होगा, वो कितना 55, वो चला गया पीएल में करंट सर्विस कॉस्ट। अब मुझे बताओ ये आपके पास में एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन कहाँ, एक्चुअल लॉस दोनों कहाँ जाएंगे सर, ये तो ओसीआईएनआर के आइटम्स है, तो ये ओसीआईएनआर में जाना है, दोनों रीमेजरमेंट लॉस, दोनों ही लॉस है, गेन नहीं है ना कोई, तो दोनों ही ऐड होकर दिखे। और बैलेंस शीट में क्या दिखेगा सर, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में लायबिलिटी ज़्यादा है, डिफरेंस में लायबिलिटी ज़्यादा है, तो डिफरेंस करके दिखा देंगे, आपका 305 आ गया, 1580 माइनस 1275, नेट डिफाइंड लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। अच्छा, ये आप ये चीज़ अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, जो मैंने बोला था, आप अकाउंट की चीज़ें डालते रहते हैं एंट्रीज वाला, ये लॉस यहाँ से आया था, ऐसे प्लान एसेट्स की चीज़ें डालते, क्लोजिंग डालते, ये लॉस यहाँ से आ जाता। मैंने बोला था ना, आप चाहे प्लस माइनस कर लो चाहे अकाउंट बना लो, मोस्ट यूजली अप्रोच और बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि लॉजिक आराम से चल रहा है ना, प्लस माइनस करके बढ़ाने की कम करना। अगली चीज़ आती है जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ना एंट्री डाली भी, आपके 6 एंट्रीज है, इसकी कंबाइन एंट्री डाल दी, तो आपका पीएल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में बेटा इंटरेस्ट जा रहा था 20.8, एक तो इन दोनों का नेट, प्लस जो 55 का करंट सर्विस का होता है वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला गया। एक्चुअल लॉस दोनों है 613 और ये रीमेजरमेंट लॉस हो गया, ठीक है। टू बैंक जितना हमने अपने पास में कंट्रीब्यूशन किया, और बाकी आ गया सीधा नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी 45। ये 45 कैसे है प्लीज समझना, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है। बेटा ओपनिंग नेट बैलेंस निकालो, ओपनिंग नेट बैलेंस कितना था, नेट मतलब इन दोनों का नेट, सर इन दोनों का नेट था 260 बन रहा है, और क्लोजिंग नेट कितना बन रहा है 305, तो इतने से आपका नेट में बढ़ रहा है 45 से, तो वो चीज़ आ गई नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी 45, तो आपकी एंट्री मैच हो जाएगी, क्योंकि सारी लायबिलिटीज में क्या हो रहा है, सारी प्लान एसेट डीबीओ यही आ रहा है ना, तो सबका कर आके नेट ये बन गया। तो दिस इज वन कंबाइन एंट्री, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, वेल एंड गुड, ये एंट्रीज तो बनती है, एंट्रीज डाल के कंबाइन भी करके दिखा दो कोई ऑल्टरनेटिव करके, क्योंकि आईसीए ने अपने आंसर में ये डाली हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो बट वो बेटर रहता है कि अगर आपको पता होती है, फिर भी मैंने कंबाइंड सीधा डलवानी भी सिखा दिया आपको कि कैसे आप डाल सकते हो। इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रीमेजरमेंट का लॉस वगैरह जो भी था, आपका एक्चुअल गेन लॉस वो आ गया, पेमेंट कितनी करी जो कंट्रीब्यूशन थी, और बाकी उसको भी 45 निकालना भी सिखा दिया कि ओपनिंग नेट डिफाइंड लायबिलिटी वर्सेस क्लोजिंग नेट डिफाइंड लायबिलिटी, ये आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, इसमें मैंने ऑल्टरनेटिव वगैरह सब डिस्कस कर दिए थे कैसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, 1 अप्रैल को फेयर वैल्यू एसेट्स की बेटा कितनी है 2040, और डीबीओ की वैल्यू कितनी है 2125, ठीक है ना। तो ये पेपर में भी आया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो ये ओपनिंग देखा, डीबीओ 2125, प्लान एसेट्स है 2040, देख सकते हो दोनों डल गए, ठीक है ना। 31 मार्च को उसने बोला प्लान में कॉन्ट्रीब्यूशन और मिली कितने की 425 की, तो इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन डाली, तो प्लान एसेट्स में बढ़ गए 425 से, जिसकी एंट्री होगी प्लान एसेट्स टू बैंक, ठीक है ना। आपसे मांग देखो ये रहे, रिकंसिलेशन बनानी है ओपनिंग से क्लोजिंग तक की प्लान एसेट्स और डीबीओ की, बताओ कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा और ओसीए में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, वैसे ही मांगा है, तो रिकंसिलेशन तो मेन पार्ट ऑफ द आंसर ये है, ठीक है ना। अब अगले वाले का बच्चा गलती करता है, मैं बताने जा रहा हूँ, पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 225, बताओ भाई पेड आउट बेनिफिट्स का मतलब कैसे, जितनों की पेमेंट करी बेटा, इतने से प्लान एसेट्स भी आपके कम होंगे और इतने से लायबिलिटी भी कम होगी, प्लीज इसमें गलती नहीं करनी। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, बच्चा सबसे ज्यादा गलती इसी पॉइंट में करता है, वो बेनिफिट्स में ना या डीबीओ में डाल देता है या सिर्फ प्लान एसेट में डालता है, दोनों जगह आना है 255 याद रखना। तो इतने से आपके पास में प्लान एसेट्स, आप उतने की मान लो इन्वेस्टमेंट तोड़ा हुआ था ना, ड्रॉ भी तो करोगे ना, और फ्री पेमेंट करोगे ना, तो इसका ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने देखा बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, दोनों जगह इफेक्ट आना है, बैंक टू प्लान एसेट प्योर है, डीबीओ टू बैंक प्योर एंट्री, भाई ये गलती करना फिर देख लेना ठीक है सर। फिर करंट सर्विस कॉस्ट बेटा कितनी है 510 है आपके पास में, तो करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ एंट्री होती है, बढ़िया डीबीओ। फिर 5% का इंटरेस्ट रेट लगाना है प्लान एसेट उस पर, ठीक है जी, तो 5% लगा दीजिए आपका 2125 और 2040 पे, तो 5% लगाया, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया ये वाला, यस सर।
और 5% इसका भी लगाया आपका 2040 का 5% इंटरेस्ट इनकम आ गई एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है जी, ये दोनों आपके पास होगी। फिर आपको उसने दे दिया फेयर वैल्यू आपकी क्लोजिंग 2380 और 2720, ये दोनों वैल्यू दे दी। बाकी तो आपके पास क्या है, बस एक्चुअल गेन लॉस आ गया। ये सारा किया वर्सेस ये किया, तो ये बढ़ रही है, एक्चुअल लॉस हो गया। ये सारा किया और ये क्या, ये भी बढ़ रहा है अब, तो एक्चुअल गेन हो गया। भाई देखो, एक का बढ़ना नुकसान है क्योंकि वो लायबिलिटी है, पर एक का बढ़ना फायदा है, वो एसेट है। समझे मेरी बात को, तो वर्चुअल गेन है, वर्चुअल गेन है। ठीक है ना। अब कौन सी चीज़ें कहाँ पे आनी है सर, सिंपल है। देखो आपके पास बैलेंस शीट में क्या दिखना है, इन दोनों का डिफरेंस, तो लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है, तो नेट डिफाइंड लायबिलिटी आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। पीएल में क्या क्या जाना है सर, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट जानी 510 की, वो चलेगी, और एक इंटरेस्ट वाला नेट करके चला जाएगा, इंटरेस्ट वाला नेट करके चला गया। ठीक है जी। और फिर आपके पास में जो एक्चुअल गेन लॉस है वो कहाँ चलेगा आपके पास में, दोनों के दोनों OCINR में। एक्चुअल लॉस है, एक एक्चुअल गेन है, तो नेट करके दिख गया लॉस, तो वो आपके पास आ जाएगा। पिछले में दोनों लॉसेस ऐड हो गया था, इसमें एक लॉस है गेन है, तो नेट हो रहा है। ठीक है ना। तो वो हमने अपने पास ये भी बता दिया कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखनी है। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे प्राइवेट लिमिटेड के 100 रिटेल आउटलेट से MTP का क्वेश्चन है नंबर 24 का। उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन्फॉर्मेशन दे दी है आपसे। उसने बोला है कि आपके पास में बताना है, सजेस्ट वगैरह करने आपको उसने बोला है। बेस्ड ऑन दैट वुड बी टेकन टू OCI विद वर्किंग, OCI में क्या क्या जाएगा, और बता देना नेट इंटरेस्ट कितना बनता है, नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एसेट। तो नेट इंटरेस्ट कितना बनता है और OCI में कितना है, OCI में क्या क्या जाता है हमें पता है, एक्चुअल गेन लॉस जा रहे होते हैं, और एक आपका अगर जाना होता है तो लॉस ऑन प्लान एसेट का सीलिंग वाला होता है वो। ठीक है ना। वो जल्दी होता नहीं है, क्वेश्चन में आता नहीं है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं प्लान एसेट्स की बेटा फेयर वैल्यू ओपनिंग दे रखी है, कितनी है, 10,000 है। मैं एक एक करके आइटम डालता जाता हूँ, एक एक करके आइटम। ये 10,000 आपको ओपनिंग दे रखा है, ये प्लान एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू है 10,000। ठीक है ना। फिर अगला आपको बोला कंट्रीब्यूशन प्लान एसेट पे कितनी करी है, 3,000 करी है, तो 3,000 की कंट्रीब्यूशन आ गई प्लान एसेट की। फिर उसने बोला अमाउंट पे कितना किया, तो विड्रॉल हो गया 300 का, तो 300 का विड्रॉल हो गया। ये ना नीचे उसने बेनिफिट्स पेड में भी रखा हुआ है 300, देखोगे तो देखो वो लायबिलिटी वाला भी आना ही है 300 यहाँ पे बेनिफिट्स पेड का। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी प्लानर्स की 14,700, तो 14,700 क्लोजिंग में भी आ गया। एक्चुअल रिटर्न का रोल हो ही नहीं कहीं पे, वो इसमें नहीं आता, वो एक अलग से पता करने वाली चीज़ है एक्चुअल रिटर्न, जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर लूँगा। चलो 2,000 दिया, इसमें कंफ्यूजन होकर इसे मत डाल देना इसमें, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड डालते हैं और एक्चुअल गेन लॉस डालते हैं। ठीक है। DBO का ओपनिंग कितना 12,000, तो DBO 12,000 डाल दिया। प्रेजेंट वैल्यू DBO की आपकी क्लोजिंग कितनी है 15,500, तो 15,500 डाल दी क्लोजिंग। फिर एक्चुअल लॉस कितना है 100 का, एक्चुअल लॉस खुद ही दे दिया भाई 100 का, एक्चुअल लॉस खुद ही दे दिया 100 का, गिवन है, गिवन है, जनरली आपके बैलेंस फिगर होती है, गिवन है। ठीक है। करंट सर्विस कॉस्ट 2500 है, करंट सर्विस कॉस्ट डाल दी 2500 की, बढ़ गया उससे। बेनिफिट्स पेड में ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूँ, और उसने बोला था डिस्काउंट रेट 10% है, तो इंटरेस्ट ले लो भाई, दोनों का 10% ले लो, इसका भी 10% ले लिया, इसका भी 10% ले लिया। ठीक है ना। तो ये 10% आ गया आपके पास में। अब आप देख लो कौन सी बैलेंस फिगर आ रही है बेटा, देखो इसमें तो मैच ही कर जाएगा, देखो सारी टिक है, ये चूल्हे लो क्योंकि दे दिया था। अच्छा इसके अंदर में अगर आप देखोगे ना, ये 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका बढ़ानी है वैल्यू, तो एक्चुअल गेन है प्लान एसेट की, एक्चुअल गेन है प्लान एसेट की, बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, मुझे बताओ एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, मुझे बताओ एक्चुअल रिटर्न क्या होता है प्लान एसेट पे। सर वो होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन, तो वो ये 1,000 प्लस 1,000 करके 2,000 है, ये वही दे रखी थी उसने, ये अलग से कहीं नहीं इसमें दिखते, इसमें दिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल गेन या लॉस, दोनों को एक्चुअल गेन है तो ऐड करोगे तो एक्चुअल रिटर्न आ गई। ठीक है ना। अच्छा तो उसने क्या पूछा था एक्चुअल रिटर्न, तो मैं चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पे वो आपकी 2,000 गिवन होगी, पूछी नहीं थी। पूछा क्या था, एक तो OCINR वाला, तो उसमें क्या कह रहा है एक्चुअल वाली चीज़ है, तो 1,000 और सो ये 1,000 है आपके पास में, और 100 का नुकसान है, 1,000 का फायदा है 100 का नुकसान है, तो 1,000 का फायदा 100 का नुकसान, तो 900 जा रहा है, रीमेजरमेंट गेन है। ठीक है। और नेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो नेट इंटरेस्ट क्या है 1,200 माइनस 1,000, तो एक ये जा रहा है 200। दो चीज़ें पूछी थी उसने कि रीमेजरमेंट में आपका कितना जाएगा जो है OCINR में, और एक आपका नेट इंटरेस्ट कितना है। जहाँ तो वैसे करंट सर्विस कॉस्ट भी रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर उसने पूछा नहीं था PL में, वो भी वहीं जा रहा होगा, उसने पूछा नहीं था। ठीक है ना, वो ध्यान रखना ना, उसने बैलेंस शीट वाला पूछा इस क्वेश्चन में, वो पिछले मैंने 2 करा दिए थे आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे शानदार, क्यों, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो अब तक सीखे, सारे कवर हो जाते हैं ना, जो सारे ही आ रहे हैं इसमें, मेजरली सारे आए थे, तो इस क्वेश्चन को करना नहीं भूलना बेटा, पेपर में भी आया हुआ 8 नंबर का, RTP में भी बार बार आता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है,
कहते हैं ए लिमिटेड प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑपरेट करा, डिफाइंड बेनिफिट, रिटायरमेंट प्लान, एडवाइस मिली, कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल्स, ओवरऑल लायबिलिटी वगैरह। देखो आपके पास में एग्जामिनर प्रेजेंट करना है कैसे आपके पास रिपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस साल एज पर इंडिया। फाइनेंस कॉस्ट कंप्यूट होगी ओपनिंग बैलेंस पे, उसने खुद ही लिख दिया, खुद ही लिख दिया, ठीक है ना। हमारे लिए वो होती है अलग से ना बोले तो वो, ठीक है ना। अब सबसे पहले उसने बोला 1 अप्रैल को ओपनिंग में बेटा एक्चुअलीज ने एडवाइस किया प्रेजेंट वैल्यू डीबीओ की कितनी है 6 करोड़ है, और फेयर वैल्यू एसेट्स की कितनी है बेटा 5 करोड़ 20 लाख है, और आपके पास में यील्ड कितनी है 5% जो डिस्काउंटेड है, तो 6 करोड़ और 5 करोड़ 20 लाख है। तो ये देखो ये 6 करोड़ है डीबीओ, ये 5 करोड़ 20 लाख है, इसका 5% इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया 6 करोड़ का 5%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया ऑन प्लान एसेट 5 करोड़ 20 लाख का 5%, तो दोनों आ गए, ठीक है ना। आपको एंट्री भी देखने में एंट्री भी डाली हुई है, ये पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ 30 लाख की, और वो प्लान एसेट्स टू इंटरेस्ट इनकम 26 लाख। ये सेवा है भाई सेवा, ये मांगी नहीं है, एक्स्ट्रा डाली बच्चे की समझाने के लिए, बनाना तो बस यही है, और पीएनएल वाली बात बैलेंस शीट वाली बात बतानी है, ठीक है ना, और वो बाद में आएंगे उस पर। एंट्रीज तो मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूँ। फिर पहला पॉइंट हो गया, अगला क्या करें, कह रहा है इस साल में कंट्रीब्यूशन करा 70 लाख का इनटू द आपके पास में प्लान आपके पास, और प्लान आउट बेनिफिट्स पे करे 42 लाख के टू द रिटायर्ड मेंबर्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना करा 70 लाख का, तो कंट्रीब्यूशन 70 लाख का करा, तो उससे आपके पास प्लान एसेट्स टू बैंक हो गया, वो कंट्रीब्यूशन 70 लाख का किया प्लान एसेट्स टू बैंक, ठीक है। और जो बेनिफिट्स पेड है उसमें गलती नहीं करनी, फिर से बोल रहा हूँ कितने की है 42 लाख की। 42 लाख में क्या करेंगे सर, 42 लाख में प्लान एसेट्स भी कम होंगे और पेमेंट भी करोगे, ठीक है ना, तो उसमें गलती नहीं करनी, तो 42 लाख से दोनों कम होंगे, प्लीज़ ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें 2 एंट्री डल रही है, बैंक टू प्लान एसेट्स भी डल रही है, डीबीओ टू बैंक भी डल रही है, दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों कम हो रहे हैं प्लीज़, ठीक है ना। यस सर, फिर यहाँ तक से बात क्लियर हो, यस सर, यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हो जाती है, ठीक है ना, यस सर। तो बेटा इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है उसने बोला हमारे को द एक्चुअलीज एडवाइज दैट करंट सर्विस कॉस्ट जो है वो कितनी है 62 लाख है जी। तो करंट सर्विस कॉस्ट सीधा हो जाती है, तो एंट्री क्या होती है करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। तो इससे क्या होगा अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे हमारे पास करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, तो डीबीओ आपका बढ़ गया, और एंट्री भी क्या डली है देखो करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, ठीक है जी, यस सर। इसी में अगर हम देखें बेटा उसने ये बात बोली थी ऑन 28 फरवरी को रूल्स ऑफ द प्लान अमेंड हुए थे विद रिट्रोस्पेक्टिव है, और अमेंडमेंट्स जो है उससे आपके पास में इंक्रीज कर दिया गया था। तो आपके रूल्स प्लान अमेंड हुआ है, प्लान अमेंड होना, प्लान अमेंडमेंट होता है पास सर्विस कॉस्ट, बताया था ना, प्लान अमेंडमेंट क्या होता है बेटा पास सर्विस कॉस्ट, तो उसकी एंट्री और वो बढ़ानी है लायबिलिटी, तो एंट्री डाल होगी पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, बढ़ाना है, तो डीबीओ लायबिलिटी है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आपके पास में बढ़ाया जाएगा 15 लाख से पास सर्विस कॉस्ट का, प्लस करना है क्योंकि माइनस भी हो सकता है, और एंट्री कर ली पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, ठीक है जी, यस सर। फिर इसके बाद में अगली चीज क्या आ रही है, अगली चीज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या डी पॉइंट, डी पॉइंट में उसने बोला है मेरे को ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ए लिमिटेड वाज इन नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग प्लान्ड रिडंडेंसीज, नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए शॉर्टली बिफोर द ईयर एंड ऑन पैकेजेस एग्री हुए। इम्पैक्ट क्या रिड्यूस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ को 80 लाख से, बिफोर 31 में पेमेंट कितनी करी 75 लाख टू द एम्प्लॉइज अफेक्टेड बाय रिडंडेंट कंपनसेशन और कर्टेलमेंट, दीज पेमेंट्स वर मेड आउट द एसेट्स ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। एक्चुअली में देखो लिख रहा वो आपके पास कर्टेलमेंट है, पर मैंने बोला था ना ये एक्चुअली प्रकार की सेटलमेंट है कि आपका रिडक्शन, तो डीबीओ कम करना है, उसने बोला रिड्यूस करना है डीबीओ को 80 लाख से, पर प्लान एसेट पेमेंट कितनी करी की 70, तो हम 80 लाख की लायबिलिटी कम कर रहे हैं, बट मेकिंग द पेमेंट ऑफ 75 लाख, तो उसमें गेन भी आ जाता है 5 लाख का, ठीक है ना। तो डीबीओ 80 लाख से कम होगा, प्लान एसेट 75 लाख से। ये अभी तक किसी क्वेश्चन पॉइंट आया नहीं था कर्टेलमेंट सेटलमेंट का, इस क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। तो आपका डीबीओ देखो 80 लाख से कम हो रहा है, प्लान एसेट 75 लाख से कम हो रहे हैं, एंट्री क्या डलेगी देखो, एंट्री डलेगी प्लान एसेट्स पैसा आएगा, डीबीओ 80 लाख से कम हुआ, बैंक में गया 75 लाख पेमेंट जो हुई, और गेन ऑन कर्टेलमेंट सेटलमेंट आ गया 5 लाख, गेन ऑन सेटलमेंट आ गया 5 लाख जो आपका इंप्लॉय बेनिफिट में ही दिख जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, कह रहा है 31 मार्च को एक्चुअली प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ कितना है 6 करोड़ 80 लाख, और प्लान एसेट्स की वैल्यू कितनी 5 करोड़ 60 लाख, तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 680 और 560, सर क्लोजिंग डाल देंगे दोनों का, अब क्लोजिंग डाल दिया बैलेंस भी करा के, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है तो एक्चुअल लॉस है, इसमें प्लस आ रहा है पर एक्चुअल गेन है, वो प्लान एसेट्स बढ़ रहे हैं तो एक्चुअल गेन है, डीबीओ बढ़ाना है तो एक्चुअल लॉस है, प्लीज इतना दिमाग लगाने का है। तो आपके पास में एंट्री क्या बनेगी बेटा, इसकी बनेगी एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ टू डीबीओ, इसके बनेगी प्लान एसेट्स टू एक्चुअल गेन, दोनों को बढ़ाना है ना, एक एसेट एक लायबिलिटी है भाई, ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास में बेटा जो चीज़ें हमारी इसमें से पीएनएल में जा रही है बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में तो सिंपल है,
आपको सिर्फ क्लोजिंग का दोनों का नेट चेंज देखना और उसमें डीबीओ ज्यादा है, तो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी आ जाएगा 680 माइनस 5 1 करोड़ 20 लाख। ये हो गया। पीएनएल में क्या क्या जा रहा है? पीएनएल में जाएगा एक तो बेटा आपके पास में करंट सर्विस कॉस्ट जा रहा है 62 लाख का, यस सर करंट सर्विस कॉस्ट जा रहा है 62 लाख का। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 30 लाख माइनस 26 लाख 4 लाख का चला गया। पास सर्विस कॉस्ट भी थी यहाँ पे 15 लाख की, वो भी चली गई। और एक गेन ऑन सेटलमेंट का टेलमेंट भी था 5 लाख का, ठीक है ना, 80 के बदले 75 दे रहे हैं, तो वो गेन है तो इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया क्योंकि वो गेन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खर्चे वाली है, ये फायदे वाली चीज़ थी तो माइनस आ गया। दिखेगा तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ना, तो इसीलिए वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ऐसा माइनस दिख रहा है, प्लीज़ ध्यान से डालना। फिर आता है जो एक्चुअल गेन लॉस है, वो कहाँ दिखेगा सर? OCI-NR में दिखेगा। तो उसमें क्या है, ये एक्चुअल लॉस है, ये एक्चुअल गेन है, तो नेट में लॉस आ जाएगा। तो नेट में लॉस है 34 लाख का, ये मेरी मेजरमेंट लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, तुम्हारे पास बेटा सारे के सारे पॉइंट्स मेजरली आ गए, एक्सेप्ट अगर बोलो एसेट सीलिंग नहीं, उसके अलावा सारी आ गई, उसके अलावा सारी चीज़ें कवर होगी एक प्रकार से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है, क्वेश्चन किया भी बड़े प्यार से, मैंने तो एंट्रीज भी डलवा के करवाया हुआ है, इसलिए ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिल जाए, मांगी नहीं एंट्रीज, क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है ना। ओके ना, अगला क्वेश्चन ना बोनस मार्क्स है बेटा पेपर में, घबराना नहीं, इस क्वेश्चन को देखो, टर्म्स बड़ी अजीब सी है बट बोनस मार्क्स से पेपर में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एंड एक्सपेंस कितना पीएनएल में जाएगा, एक नेट बताना और पीएल में कितना जाएगा इस साल में। अब ना उसने मुझे डीबीओ की वैल्यू और प्लान एसेट की वैल्यू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, लास्ट ईयर, ये करंट ईयर है लास्ट ईयर है, करंट ईयर है लास्ट ईयर है। आपने क्या करना, मैंने पता क्या किया, इस सारे को एक बार के लिए प्लस माइनस करके खुद दे रहे हैं, इसे हमने कॉपी पेस्ट किया, तो मैं सीधा आपके यहाँ ये सीधा वैल्यूज को सारा कॉपी पेस्ट किया, अभी यहीं से समझ लेंगे। उसने मुझे ओपनिंग दिए थे चारों के, ठीक है ना, फिर करंट सर्विस कॉस्ट दिए, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट दिए, फिर ये दिए चेंज इन डेमोग्राफिक असम्पशन, चेंज इन फाइनेंशियल एक्सपीरियंस वेरियंस, ये सारे लिखे हुए। फिर बेनिफिट्स पेड है लास्ट ईयर में, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है उसने, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न है, ये सारे करके उसने दे दिए। हमने क्या करना है, इससे पहले तो क्लोजिंग निकाल लो प्लस माइनस करके, अब ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे बेटा। और आप खुद देख सकते हो एक चीज़ जो है, जो पिछले साल का क्लोजिंग था ना, वो अगले साल का ओपनिंग बन गया डीपीओ का, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो अगले साल का ओपनिंग बन गया, ऑब्वियसली डेसिमल की वजह से थोड़ा सा फर्क है, वो 0.01 का, ठीक है। अब हमें अपने पास में जो है बेटा कुछ चीज़ें जो जाननी है, यहाँ पे नई चीज़ क्या लगी, देखो जो आपके पास पीएनएल में जाना है, जो उसने बोला पीएनएल में एक्सपेंस जाना है, तो उसमें क्या क्या जाना है सर? करंट सर्विस कॉस्ट जाना है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक ये इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है, ये क्या इंटरेस्ट की इनकम है भाई, ये क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास में पीएल में क्या जाना है, करंट सर्विस कॉस्ट गई 5.84 4.97 पिछले साल की, यस सर। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है 4.27 3.56, पर ये माइनस भी कर देंगे 1.47 और 1.12, तो ये माइनस करके नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। तो ये दोनों चीज़ें पीएनएल में जाने वाली चीज़ें, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या आना है, आपका नेट आना है, तो बेटा क्लोजिंग में से क्लोजिंग को माइनस करना, ओपनिंग में से ओपनिंग को माइनस करना प्लीज, तो वो रिस्पेक्टिव आपके पास में वैल्यू आ जाएगी नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी ही ज़्यादा है दोनों सालों में, दोनों सालों में लायबिलिटी ही ज़्यादा है अगर आप चेंज देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा सर बाकी चीज़ों का क्या लेना देना है, देखो बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है ना चेंज इन डेमोग्राफिक असम्पशन फाइनेंशियल एक्सपीरियंस वेरिएंस, ये क्या है, एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ का, आपको याद है मैंने बताया था आपका एक्चुअली बताता है, तो वो चेंज इन एस्टिमेट्स की बात है जो फोर्थ आइटम थी, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है डीबीओ कम ज़्यादा होता है, अगर वो आपके पास क्या करता है, एजम्पशंस क्या चेंज हो रही है सर, कितने साल एम्प्लॉय काम करेगा, डिस्काउंट रेट आपके पास लेने की बात हो रही है, इंक्रीमेंट वगैरह की बात हो रही है, वो चीज़ें जो हो रही है, ठीक है ना। प्लान अमेंड होना इज अ पास सर्विस कॉस्ट, वो सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल गेन लॉस है डीबीओ का, पर ये कहाँ जाता है, OCI-NR में। तो अभी तक वो निकाल रहे थे बैलेंस फिगर, यहाँ दे दिया उसने, ये OCI-NR में जाना है, उसने मेरे से पीएनएल पूछा इसलिए हमने बात नहीं करी। फिर ये तो हमारे पास आगे इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है, ये रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, ये अगर दोनों दे रहा है तो एक्चुअली में ये आपकी एक्चुअल गेन लॉस है प्लान एसेट्स की, ये रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स को डोंट थिंक कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है या एक्चुअल रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न तो हम दिखाते नहीं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे या एक्चुअल लॉस है तो प्लस माइनस करके एक्चुअल रिटर्न आती है, तो ये एक्सपेक्टेड है, ये आपकी एक्चुअल रिटर्न नहीं है, ये एक्चुअली एक्चुअल गेन लॉस है, वो लिख रहा रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है, दोनों तभी तो दिखते हैं, दोनों तभी तो दिखते हैं, तो ये भी कहाँ जाता है, OCI-NR में जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में वो वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वो वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाउट नहीं रखने का क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने सिर्फ हमसे क्या मांगा था, उसने हमसे सिर्फ मांगा था पीएनएल का चीज, अगर वो हमसे मांगता कि आपका OCI-NR में क्या जाएगा, तो बेटा ये वाला एक्चुअल गेन लॉस जा रहा होता है, एक तो ये आपका डीबीओ वाला है, और एक ये वाला जा रहा होता है, ये वाला आपका प्लान एसेट्स का एक्चुअल गेन लॉस। तो मैंने इसलिए चीज़ें लिख दी है ताकि क्लैरिटी रहे, थोड़ा टर्म्स का फर्क है, क्वेश्चन आसान, क्योंकि ऐसा कोई इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ टर्म्स की चीज़ थी भाई, इसलिए क्वेश्चन मैंने बोला करके जाने वाला बनता है, एक बार देखना बनता है।
फिर अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, प्लान अमेंडमेंट है। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर देख लाइन का है ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, इतना बेटा हमारा 0.75% है। अब इन्होंने क्या किया, इंप्रूव कर दिया एक डेट पे जाके और 1% कर दिया। बेटा जब आप इस परसेंटेज को चेंज करते हो तो प्लान अमेंड करना, प्लान अमेंड करना। और उसमें ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ आपकी इंक्रीज हो रही है 80 मिलियन से। ऑब्वियसली आप बढ़ाओगे परसेंटेज तो बढ़ेगी ना। अब उसमें दो कंपोनेंट से बढ़ रहे हैं, एक जो एम्प्लॉइज 5 साल से सर्विस ज्यादा कर चुके हैं, एक जो कम है, दोनों का मिला के 80 मिलियन है। ये क्या है, पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट का सिंपल है, पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ आपकी एंट्री बनेगी और वो इमीडिएटली आपका पीएल में चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो यही लिखा है, इंटायर पास सर्विस कॉस्ट रिकॉग्नाइज और चार्ज होगी पीएल में इमीडिएटली, ये डेफर नहीं होती है। तो वो 80 मिलियन की ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कहानी सुनाई थी, बस मैंने इतना बताना था, पास सर्विस कॉस्ट इमीडिएटली पीएल में चली जाती है। हमने पॉइंट सीखा था, जब प्लान अमेंड कर रहे हो, जब वो परसेंटेज चेंज होती है। जब मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, 5% से अगर 8% कर दोगे या 5% 3% कर दोगे तो प्लान में अमेंडमेंट होना है, उसे क्या बोलते हैं, पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों, अभी तक आपने देखा होगा बेटा, जो हम कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह कर रहे थे प्लान एसेट में, वो जनरली क्वेश्चन ईयर के एंड में होता था। तो आप सिर्फ ओपनिंग पे इंटरेस्ट इनकम लगाते थे, ठीक है ना, जो प्लान एसेट्स की आ रही है, जिसे एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या आ रहा है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह है, जो बेनिफिट्स पेड है, वो आपके साल के दौरान में हो रहे हैं। तो उस पर भी आपका ऑब्वियसली P इंटू R इंटू टी करने वाला रेलिवेंस आ जाएगा। और एक थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एक छोटा सा, बचपन में सीखते हो ना कंपाउंडिंग वाला पॉइंट, मैथ्स के अंदर सीखते हैं जिससे इफेक्टिव रेट आते हैं, उसमें वो पॉइंट है। तो दो चीजें मैंने आपको सिखानी है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स की दी है 10 लाख की ओपनिंग है। प्लान ने पेड करे बेटा बेनिफिट्स 190 को और कंट्रीब्यूशन और मिली 490 की 30 सितंबर को। तो ये कंट्रीब्यूशन और जो आपके पास बेनिफिट्स पेड है 30 सितंबर को है बेटा। और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है बेटा, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू है 15 लाख। तो देखो, ओपनिंग दिया, कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स पेड दे दिया, और ईयर एंड की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 15 लाख। और प्रेजेंट वैल्यू डीबीओ की वैल्यू भी दे दी और एक्चुअल लॉस डीबीओ का देकर रख दिया। देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या। कंपाउंडिंग हैपन हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6 महीने का वैसे 10% है, जबकि इफेक्टिव रेट 12 महीने का जो है वो बेस्ड ऑन फॉलोइंग डाटा है। तो फॉलोइंग डाटा करके अगर आप देखोगे ना, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10.25 है। सर ये तो 10% है, पर ये आपका 10.25 कैसे हो गया। बस यही इंग्लिश को, मतलब यही मैथमेटिकल बातें हैं यहाँ पे। एक्चुअली में अकाउंट से ज्यादा ना यहाँ मैथ्स है आपकी, जो बचपन में मैथ्स सीखते हो बेटा। रेट की ना कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, प्लीज समझना। जब कंपाउंडिंग होती है ना, तो हमारा 10% रेट है, तो पहले 6 महीने का लगा, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर 6% बना। तो एक्चुअली में ये चीज हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, अगर डे 1 पे मेरे पास 100 रुपये है, मैं एक बेसिक लेमैन से समझा रहा हूँ, तो 6 महीने का ब्याज बनेगा आपका 5 रुपये 10% पे। अब जब अगले 6 महीने का लगाओगे तो कंपाउंडिंग क्या होगा, वो 105 पे लगेगा 5.25। तो अगर पूरे साल के एंड पे देखोगे तो वैल्यू बन जाएगी 1102। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया 10.25। दिस इज इफेक्टिव रेट 10.25। तो ये वही रेट दे रखा है। नॉर्मल विदाउट कंपाउंडिंग हमारा रेट 10% है 6 महीने का, पर कंपाउंडिंग करने के बाद जो ईयर का रेट है वो 10.25% है। भाई इसमें क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, क्योंकि इसका रिलेवेंस क्या आएगा, जब मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है, तो जो ओपनिंग वाला है 10 लाख, उस पर तो पूरे साल का रेट लग गया ना 10.25। क्योंकि अब 6 महीने करके करोगे 10% करके ऐड करके तो भी वही बनेगा, या पूरे साल का डायरेक्ट रेट लगा दिया तो 102,500। बस ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है 10.5। और जो आपने ये बीच में डाले और ये निकाले तो नेट कितना हो गया 3 लाख। इस 3 लाख पे 10% 6 महीने का लगेगा। इस पे तो 6 महीने का ही आएगा ना, अगले 6 महीने का 10% के हिसाब से। इस पे कौन सा पूरे साल का, इस पे 6 मंथ्स का ही आना है। तो ये आ गया इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसे निकालने का दूसरा ऑल्टरनेटिव जो इसी वाले तरीके से सिखा रहा हूँ। इट मीन्स कि जो 10 लाख रुपए थे उस पर पहले 6 महीने का ब्याज बनेगा 10%, 6 महीने के हिसाब से 50, ठीक है जी। अगले 6 महीने का कैसे बनेगा, अक्टूबर से मार्च में 10 लाख तो थे ही, 50,000 और कमाया हमने, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने ना, और 3 लाख आपके नेट में जो और डले पैसे, तो सब मिला के इतना हो गया 1350। उस पर 10% 6 महीने का लगाओगे तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों का ऐड करोगे तो 117,500 हो गया। आप ऐसे कर लो, बट ये तरीका आसान है, बट इसमें ध्यान यही रखना है, जो पूरे साल लगा रहा उस पर इफेक्टिव रेट ले रहे हो इकट्ठे ही, वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की वजह से, और जो 6 महीने का है उस पर 10% का रेट है, क्योंकि वो तो 6 महीने का ही है। बस यही ध्यान रखना था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जान पाना मेन यही है। अब इसके बाद में क्या है, ओपनिंग उसने दिया था, कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स पेड बता दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाल ली अभी, और आपको क्लोजिंग दे रखी थी वैल्यू आई थिंक 15 लाख। तो आपको 15 लाख क्लोजिंग दे रखी है, आपका डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअल गेन। एक्चुअल गेन आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास में हमें एक्चुअल रिटर्न बताने और एक्सपेक्टेड रिटर्न बतानी है। क्या हमने एक्चुअल रिटर्न निकाल ली? अरे नहीं सर, हमने एक्चुअल तो निकाली नहीं, एक्सपेक्टेड निकाली और एक्चुअल गेन लॉस निकाला है।
एक्चुअल रिटर्न क्या होती है सर? एक्चुअल रिटर्न हमारे पास में होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस। तो हमारे पास में एक्सपेक्टेड थी इतनी, एक्चुअल गेन इतना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज उसने क्या पूछी थी? एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो तो हमने निकाल ही ली थी। और तीसरी चीज पूछी है उसने मेरे से ओसीआई में क्या जाएगा, ओसीआई में जाता है एक्चुअल गेन लॉस। अब यहाँ पे डीबीओ का ना हमारे को देखो क्या दे रखी थी, क्लोजिंग प्रेजेंट वैल्यू डीबीओ की, और एक्चुअल लॉस डीबीओ का। तो देखो उसने और कुछ नहीं दिया हुआ, तो डीबीओ का कुछ भी नहीं करना क्योंकि उसने मांगा ही नहीं। ओपनिंग डीबीओ तो गिवन ही नहीं है, क्लोजिंग डीबीओ गिवन है और एक्चुअल लॉस गिवन है। पूरा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि मांगा भी नहीं है। मांगा क्या है आपसे? तीसरी चीज से ओसीआई में क्या जाना है? रीमेजरमेंट गेन लॉस। एक जाना है एक्चुअल गेन इसका और एक जाना है इसका एक्चुअल लॉस। तो ये आपका 82,500 माइनस 6,000 इतना का गेन आ गया रीमेजरमेंट गेन, ठीक है ना। मेन सारे क्वेश्चन का एक ही पॉइंट था, वो बताया क्या था? ये 117,500, ये निकाल लिया, बात खत्म है। ये निकाल लिया, बात खत्म है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बेटा, बस ये निकालना था। इस वाले पॉइंट में आप गलती नहीं कर सकते हो, इस वाले पॉइंट में गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। यस सर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअल रिटर्न कहीं पे भी इसमें नहीं आती है जब आप करते हो। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, यहाँ आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न और लास्ट में जब आप कंपेयर करके निकालते हो तो एक्चुअल गेन लॉस आता है। इन दोनों को अपने पास ऐड करते हो या लॉस होता तो माइनस, वो एक्चुअल रिटर्न होती है, ठीक है ना। ये जाता है आपका इंटरेस्ट के तौर पे, वो पीएनएल के अंदर में नेट करते हैं जब इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ, और ये जाता है आपका कहाँ पे? ओसीआईएनआर में, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा मेरे साथ में देखेंगे, अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ना कुछ जो हमने अलग अलग एम्प्लॉय बेनिफिट्स पढ़े ना, इकट्ठे ही एक बार के लिए आगे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया। पेपर के अंदर भी आया हुआ 5 नंबर 6 नंबर का, ठीक है ना। कहते हैं सिस्का प्राइवेट लिमिटेड का हेड काउंट है 1000 एम्प्लॉयज का इन द ऑर्गेनाइजेशन इन 01। पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयज को 35 डेज के हम प्रिविलेज लीव देते हैं पीएल, 15 डेज की क्या देते हैं? सिक लीव देते हैं, और 10 दिन की कैजुअल लीव देते हैं। जो पीएल और सिक लीव्स है उसमें से 10 पीएल लीव्स और 5 सिक लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल, मतलब इतनी मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पास्ट ट्रेंड के हिसाब से नोट किया गया है कि 200 एम्प्लॉयज 5 डेज की पीएल लेते हैं और 2 डेज ऑफ एसएल लेते हैं, और 800 एम्प्लॉयज 10 डेज की पीएल लेते हैं और 5 डेज ऑफ एसएल लेते हैं। तो इससे नंबर ऑफ लीव्स आ जाएगी। देखो उसने लिखा ना 200 एम्प्लॉयज 5 और 2 है, तो 200 एम्प्लॉयज 5 और 2 है। 800 एम्प्लॉयज 10 और 5 है, 800 एम्प्लॉयज 10 और 5 है। आपकी पता चल जाएगी कितनी नंबर ऑफ पीएल और कितनी एसएल है जो अगले साल जा रही है। आपके पास टोटल लीव्स आ जाएगी। तो एक्सपेंस और प्रोविजन इतनी डेज ऑफ लीव्स का बनेगा, इसमें अमाउंट नहीं निकाल सकते। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने इसके बाद कहीं पे भी सैलरी पर डे नहीं दिया, तो आपने सिर्फ इतने डेज ऑफ लीव्स निकाला है, तो इसका अमाउंट नहीं निकल सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने सैलरी पर डे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। उसने हमारे से यहाँ पे यही चीज पूछी है, स्टेट व्हाट वुड द ट्रीटमेंट होगी इनकी। ये शॉर्ट टर्म कंपनसेटिंग एब्सेंस हो गया जो पहले पैराग्राफ में था यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर ट्रीटमेंट अगले की मांगे, वो मैं बाद में आता हूँ। तो ये ट्रीटमेंट मांग रहे हैं ना, तो ट्रीटमेंट में मैंने सिर्फ ये बताता हूँ इतने डेज के आपने खर्चा और प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन जो सबसे पहले टॉपिक किया था। हाउएवर उसका अमाउंट नहीं बता सकते क्योंकि सैलरी पर डे नहीं गिवन है, ठीक है बात। यस सर। फिर आता है बेटा ऑल्सो कंपनी इंकर कर रही है प्रॉफिट, डिसाइड किया था कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एम्प्लॉयज को 4% ड्यूरिंग दैट, तो 4% प्रॉफिट बांटेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और बोनस था। ड्यू टू एम्प्लॉई टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड पे आउट अब कितना है? 3.5%। मैंने बताया था ना आपको, सोचा था 5, लास्ट में लग रहा है नहीं 4 ही देना पड़ेगा, कोई टर्नओवर वगैरह हो गया, वही है 4 वैसे सोचा हुआ है देने का, बट अभी लग रहा है कि 3.5 ही देना पड़ेगा क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो टोटल मेरे प्रॉफिट का इतना ही बटेगा। कहते हैं प्रॉफिट इतने कमाए हमने 2000 करोड़, तो इतने का आपका प्रॉफिट शेयरिंग का बोनस का अपने पास में कंसिडर करें। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या आएगा सर? प्रॉफिट शेयरिंग में हमारे पास एक्सपेंस एंड प्रोविजन कितने का आएगा? 2000 करोड़ का 3.5%, 4% नहीं लेने का, क्योंकि अब हमारी तरफ से जो पे आउट है वो कितना होना है? 3.5% होना है। तो इतने का आपका एंट्री डल रही होगी बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस करके, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। ये उसमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का हो गया। फिर आता है सिस्का लिमिटेड का एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान भी है ऑल्सो विच इज इन द नेचर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। ये पीएफ वाला आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है, बेनिफिट प्लान नहीं है। जहां कॉन्ट्रीब्यूशन 100 करोड़ की होने विच विल फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ, अगले 12 महीने में देना। ये क्यों लिखा सर? आपने बताया था पीएफ में अगर अगले 12 महीने में देना है तो 100 करोड़ की आपके पास प्रोविजन बनाने की बात होगी। 12 महीने के बाद है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना। तो आपके पास में 100 करोड़ की आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही है, ठीक है। साथ में उसने मुझे नीचे लिखा है कंपनी ने पे कर दी है 20 करोड़ इसी साल एम्प्लॉयज को, तो 20 तो दे चुके हो, तो 20 की तो पेमेंट हो चुकी है, तो बचा कितना? 80 करोड़ का। बचा कितना? 80 करोड़ का। तो एंट्री क्या डालेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक 20 टू कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल 80, क्योंकि पेबल विद इन 12 मंथ्स है तो कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, पेबल विद इन 12 मंथ्स है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर उसने मुझे लिखा है
ऑल्सो स्टेट, ये सबकी ट्रीटमेंट, ऑल्सो स्टेट व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इफ द कंट्रीब्यूशन पेड फ्रॉम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द कंट्रीब्यूशन ड्यू। अगर आपने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दी होती तो क्या होता सर, अगर हम ज्यादा दे देंगे प्रीपेड हो जाता है, नॉर्मल बात है, अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी तो एक्सेस प्रीपेड करा दिया जाता है, वैसे साइड पे दिख जाएगा, अभी तो मेरी लायबिलिटी है वो, ठीक है ना। फिर उसने एक और चीज लिखी, फर्दर डिटरमिन व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग इफ पेमेंट फ्रॉम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डज नॉट फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स। अगर वो 12 महीने के अंदर फॉल नहीं कर रही तो 12 के बाद कर रही है तो वो आपके पास में लिख देंगे कि पेबल आफ्टर 12 मंथ्स है तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, मींस प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएंगे। वन लाइनर लिखनी है पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अभी तभी कर पाएंगे आंसर अगर आपका बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बात समझ आ रही है मेरी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने जो अभी तक सीखे ना, अलग प्लान सबकी बात आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा मेरे पास ना कुछ छोटी छोटी और बात बची है। तो हमने आपके पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में सीख लिया सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस और आपका लीव वाला। फिर हमने अपने पास जो आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स की बात हो रही थी वो हमने सीख ली है, ठीक है ना। फिर अब आ रहे बेटा अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, उसमें डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट में हमारा सबसे ज़्यादा समय लगता है। अदर लॉन्ग टर्म कौन से हो रहे हैं, जो 12 महीने के बाद बट ऑब्वियसली रिटायरमेंट से पहले है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू सेटल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, 12 महीने के बाद पेबल है। एग्जाम्पल, कोई लॉन्ग टर्म पेड एब्सेंट है, लॉन्ग टर्म सर्विस या सबैटिकल लीव वगैरह है। कोई जुबली अवार्ड, जुबली अवार्ड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस कंप्लीट करेगा तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, तो वो हो गया। अब उसका खर्चा तो हौले हौले करके रिकॉर्ड होगा ना, देना कब है, 5 साल की सर्विस के बाद, तो जुबली अवार्ड्स हो गए। कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स वगैरह, मेडिकल वगैरह के। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस अगर 1 साल के बाद देना है, आफ्टर विद इन 1 ईयर था, नेक्स्ट 1 ईयर में तो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद है तो लॉन्ग टर्म हो गया। करना क्या है सर, ट्रीटमेंट बेटा सिंपल है। ट्रीटमेंट जो हमने डिफाइंड बेनिफिट प्लान की सीखी ना, वही ट्रीटमेंट है। वही आपको क्या करना है, उसके अपने पास टोटल वैल्यू निकालने डीबीओ की, वो बांटा जाएगा, वही प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के हिसाब से सब होगा। बट एक छोटा सा फर्क है जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है, वहाँ पे जो भी एक्चुअल गेन लॉस वगैरह होते थे कहाँ जाते थे, ओसीआई एनआर में। यहाँ हम कहते हैं वो ओसीआई एनआर में नहीं जाएंगे, जो रीमेजरमेंट के एक्चुअल गेन लॉस है वो डायरेक्टली पीएनएल में ही जाएंगे, नॉट इन द ओसीआई, बस याद रखना है। सारी ट्रीटमेंट 100% सेम है जो हमने प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आपके पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान में सीखी। बस एक चीज छोटी सी है कि वहां पे जो एक्चुअल गेन लॉस है वो आपके ओसीआईएनआर में जाते थे, ओसीआईएनआर की बजाय वो भी पीएनएल में जाएंगे, बस ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा जिसका है नहीं, कोई आता नहीं है, बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक होता है लास्ट बेटा टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन का मतलब क्या, टर्मिनेट कर दिया गया। देखो, या तो कंपनी कह रही है कि तुम निकल जाओ, मतलब वो जबरदस्ती निकाला जा रहा है, या आपके पास में ऑप्शन रखा गया वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है और वो अवेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन बेनिफिट रिजल्ट फ्रॉम ईदर एन एंटिटी डिसीजन टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, और एन एम्प्लॉय डिसीजन टू एक्सेप्ट एन एंटिटी ऑफर ऑफ बेनिफिट्स इन एक्सचेंज फॉर टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट। तो हम बोलते हैं ना तुम निकल जाओ, इतने पैसे पकड़ो, या हम ऑफर लेके आते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज निकलना चाहते हैं, वीआरएस जो बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो उस केस में जो जो उनसे भी ऑप्शन अवेल करेंगे तो उनको हम इतना टर्मिनेशन पे बेनिफिट देंगे। एग्जाम्पल वीआरएस या रिट्रेंचमेंट स्कीम, जब हम निकाल रहे रिट्रेंच कर रहे हैं या वो स्कीम को एक्सेप्ट करें तो वीआरएस हो जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जिस दिन एंटिटी अनाउंस कर रही है, मतलब जब हमने अनाउंस कर दिया और हमें है कि अपने पास में यस एम्प्लॉयज को हम निकालेंगे और इतना खर्चा वगैरह एस्टिमेट करके प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन अनाउंस करें टर्मिनेशन प्लान, तुम्हारी एंट्री क्या डलेगी, ओनली हम टर्मिनेशन की बात करने जा रहे हैं सिर्फ। तो एंट्री डलेगी जब एक्रू हो रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेबल, जैसे नॉर्मल आती है। पेमेंट करेंगे तो पेबल टू बैंक हो गया, जब मान लीजिए जब भी पे करेंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है ना। अगर वही आपके पास 1 साल के बाद पे करना है तो वही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट है समझने वाला, यहाँ पे पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं आता बट आ सकता है। अगर हम कई बार क्या कहते हैं कि आपको 6 महीने बाद निकाला जाएगा, तो 6 महीने आप काम करो, 6 महीने बाद हम आपको टर्मिनेट हो जाएंगे आप। अब उसमें हम अपने पास बोल रहे हैं टोटल में आपको कुछ अमाउंट देंगे। मान लो हम कह रहे हैं आपको 50,000 टोटल में देंगे, जिसके अंदर अगले 6 महीने का आपका 20,000 जुड़ा हुआ है, मतलब 6 महीने काम करोगे उसके बाद आप निकलोगे तो आपको 50 मिलेंगे। अब वो मिला के है 6 महीने का उसमें, तो 6 महीने का जो आपके पास में 20,000 है, 6 महीने की जो सैलरी है नॉर्मल कोर्स में जो देता है काम करने की वो 20,000 है, टोटल में 6 महीने बाद 50 दे रहा हूँ, टोटल में 6 महीने बाद 50 दे रहा हूँ। तो इसके अंदर टर्मिनेशन का कितना होगा, टर्मिनेशन 50 नहीं बोलेंगे कि उसे मिलेगा तो 50 6 महीने बाद जिस दिन वो छोड़ेगा, पर उसके अंदर 20,000 जो वो तो 6 महीने काम करने का है ना, तो नॉर्मल सैलरी होगी काम करने की, तो टर्मिनेशन विल बी ओनली 30, टर्मिनेशन बेनिफिट 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है इफ पार्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड टू एम्प्लॉइज फॉर रिसीविंग सर्विस फ्रॉम देम इन फ्यूचर, अगर कुछ हिस्सा उन्हें जो पे करा जा रहा है वो इसके लिए दिया जा रहा है कि उनसे सर्विस लेंगे फ्यूचर में, तो वो टर्मिनेशन बेनिफिट का पार्ट नहीं है, वो नॉर्मल सैलरी है ना कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कॉस्ट है जो निकालने के समय दिया जा रहा है भाई,
निकालने के वक्त देने की बात कर रहे हैं। ये तो काम करने के लिए दे रहे थे, वो टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं हुआ, वो नॉर्मल सैलरी है। ये मैंने आपको समझा दिया कि 6 महीने के नाम के 20,000 है, टोटल में हम 6 महीने बाद 50 देंगे, तो उसमें टर्मिनेशन इज 30 ओनली। ठीक है, पॉइंट पता होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरे का पूरा ना स्टैंडर्ड मैंने अपनी पूरी कोशिश करी विद इन नॉवल में ऑलमोस्ट आपके 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा स्टैंडर्ड आपका ना इंडिया 19 समझाया है। होपफुली आपने जब पहले पढ़ा भी होगा ना, तो आपको पूरी अच्छे से रिकॉलिंग आ गई होगी। एक बार ना खुद हाथ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, खासकर लीव सैलरी वाले 2-3 जो अच्छे वाले आपको कराए थे, और एक साथ में डिफाइंड आपके बेनिफिट प्लान के। ठीक है ना, वो क्वेश्चन जब 2-3 कर लोगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान का और लीव सैलरी का 1-2, तो आपका बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। और उसमें टर्म्स मैंने समझा सारी दी, लॉजिक भी हमने डिस्कस कर लिया चीज़ों का, हाथ से सॉल्व करोगे और मजा आ जाएगा। याद रखने जो जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उनको ध्यान रखेंगे, गलती कभी नहीं होगी, बोनस मार्क्स बन जाते हैं स्टैंडर्ड से जब क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। चलो जी, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक है, वहीं पर मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं। आप लोगों के लिए जो भी है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर में सारे वन शॉट की वीडियोस भी आप लोगों के लिए डली हुई है। ठीक है ना। अपनी अच्छे तरीके से मेहनत करें, विश्वास रखें अपने ऊपर। ठीक है ना, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट पड़ाव है हमारे पास में लाइफ का, आपकी प्रोफेशनल डिग्री का। इस समय पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देना भाई, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, हाँ पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देना, अपने नाम के आगे सीए लगाना है सर, सीए लगाना है। यस, ठीक है ना। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।